हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम एक बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपने एनसीईआरटी से इस चैप्टर को डेफिनेटली पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है अगर किसी बच्चे ने तो सिर्फ ये सेशन अटेंड करके भी इस चैप्टर के लिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सिर्फ पीवाईक्यूज करके भी आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समझने वाली या बहुत डिटेल्ड चीज़ें नहीं हैं। सिंपली यहाँ पर आपको माइक्रोब्स की ह्यूमन वेलफेयर में जो एप्लीकेशंस हैं वो बताई गई हैं। तो टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में ये चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है इसी चैनल पर, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि टेबुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करके जितना इस चैप्टर को याद रखेंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। इसमें आपको माइक्रोब्स की जो एप्लीकेशंस दी हैं उनमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी फर्मेंटेशन में पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री है, एंटीबायोटिक्स हमें इनसे मिलते हैं, कई सारी मेडिसिन हमें इनसे मिलती हैं, वो सबके बारे में बता रखा है। एसटीपी यानी सीवेज को ट्रीट करने में और बायोगैस में माइक्रोब्स किस तरह हमारे लिए यूजफुल है। एंड लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी एक ऐसा फार्मिंग मेथड जिसमें हम कोई भी केमिकल को यूज़ ना करें। अगर हमें पेस्ट को किल करना है तो पेस्ट को किल करने के लिए हम उनके प्रीडेटर्स को यूज़ करें। प्रीडेटर्स यानी जो पेस्ट को खा जाएंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, यानी उनको आप कहेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। और अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो नॉर्मली हम उनमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं। जो फार्मर्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके बहुत फास्ट इफेक्ट मिलते हैं, बट उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है, सॉइल है, वो बंजर होती जा रही है, यानी उसकी फर्टिलिटी टेम्परेरी तो बढ़ रही है लेकिन परमानेंट वो सॉइल की क्वालिटीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें कहती है कि आप माइक्रोब्स को ही एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ केमिकल में लेबोरेटरी में बनने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर डालो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कई सारे माइक्रोब जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आप पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कि पाइनस वगैरह में माइकोराइजा अगर रूट में फंजाई प्रेजेंट है तो वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। एक आपने लेग्यूम प्लांट्स में राइजोबियम का नाम सुना है, राइजोबियम बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे कि उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस तरह के यूज़ अगर आप माइक्रोब के कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई बायो फर्टिलाइजर। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पर हम इस सेशन में पीवाईक्यूज करने वाले हैं, सारे लास्ट 15 सालों के जो भी नीट में इस चैप्टर से पीवाईक्यूज आए हैं, और साथ साथ में एनसीईआरटी से चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्विक चैप्टर है, फटाफट से याद होने वाला चैप्टर है। 1 या 2 क्वेश्चंस नीट में आते हैं, हालांकि क्योंकि छोटा चैप्टर है, बट अगर आपने पढ़ रखा है तो वो 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपके सही होंगे। तो फिर ऐसे चैप्टर को हम क्यों छोड़े जिसमें कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में से देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए। अच्छा देखो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लास्ट 15 सालों में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है बच्चों। अच्छा, उससे पहले बट मैं इस चैप्टर में आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें जनरल बातें बोली हैं आपको, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, हर बच्चे को पता होगा ना कि माइक्रोब का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस ही नहीं होते। नॉर्मली जैसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया, बट यू हैव टू रिमेंबर कि वायरस एंड बैक्टीरिया के अलावा कई फंजाई भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, स्पेशली जो यीस्ट फंजाई का ग्रुप है जिसमें मोस्ट कॉमन है सैकेरोमाइसीज, वो भी माइक्रोस्कोपिक में आएगा, जबकि वो यूकैरियोटिक है फिर भी, है ना। एंड प्रोटोजोन क्या, पूरा प्रोटिस्टा किंगडम ही सिंगल सेल्ड है, तो वो भी माइक्रोस्कोपिक में आएगा। हालांकि इनकी कोई बहुत ह्यूमन एप्लीकेशंस है नहीं, मोस्टली इन्हीं की हम पढ़ेंगे। एंड वायरस के अलावा जो वायरॉइड्स एंड प्रायंस हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये भी माइक्रोब्स में ही आते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है वायरॉइड्स तो वायरस से भी छोटे होते हैं, प्रायंस तो सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, है ना। इन दोनों की भी कोई एप्लीकेशन इस चैप्टर में डिस्कस नहीं की है, बट ऑल ओवर आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स की कैटेगरी में जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है और जो उसके अलावा वाले ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें से कौन कौन आता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन के, एसर्शन रीजन बन के आपसे पूछी जा सकती है। ओके, चलिए नाउ अब यहाँ पर ना आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यू नो। तो यू हैव टू सी कि ये जो 3 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये तो सिंपली आपको दिख रहे होंगे रॉड शेप बैक्टीरिया है बच्चों। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं, जो गोल होते हैं उनको कोकाई कहते हैं, और जो रॉड शेप होते हैं उनको बेसिलाई कहते हैं। तो स्फेरिकल हो गए, ये रॉड शेप हो गए। एंड यहाँ पर भी आपको एक रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया है, इसका नाम आपको नहीं दिया है, बस कहा है कि भाई ये भी एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। तो जस्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे आपसे डिस्कस की है।
देन यहाँ पर ये जो दोनों डायग्राम है, इनमें से ये डायग्राम तो आप पहचान ही गए होंगे, ये तो T2 फेज का डायग्राम है जो बैक्टीरियोफेज है। अच्छा हाँ, इस डायग्राम का सेम डायग्राम हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी था, इसको हेड कहते हैं। यहाँ पर ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत लेबल हो गया, कॉलर ये वाला पार्ट है, दिस इज ओनली कॉलर। ये जो आपको स्पाइरली दिख रही है ये तो शीथ हुई बच्चों, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लो, एनसीईआरटी में देखो रीप्रिंटेड एडिशन में भी करेक्ट नहीं हुआ है। देन ये टेल है, और टेल से निकलने वाले ये जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं इनको टेल फाइबर्स भी बोलते हैं, इनको प्रॉन्ग्स भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये अटैच होने के लिए कुछ पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी टेल में, और यहाँ पे एक जो आपको दिख रही है दिस इज अ फ्लैट प्लेट, क्योंकि छोटा सा डायग्राम है कहने के लिए, बट क्या पता यही आपका नीट के पेपर में इंतजार कर रहा हूँ, है ना। तो आपको हर एक चीज़ अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जानी है, आपको एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। वो जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो डायग्राम किसका है खुद ही पढ़ लो, एनसीईआरटी में सब चीज़ें नीचे लिखी हुई है, आपकी हैबिट होनी चाहिए डायग्राम के साथ उसकी नीचे जो लिखा रहता है वो देखने की। क्या हो गया इसको, दिस इज एडिनोवायरस। अब देखो एडिनोवायरस का नाम पूरी थ्योरी में एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा बच्चों, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, बट एडिनोवायरस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस बच्चों, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करने वाले वायरस हैं, ठीक है। देन अगेन सी डायग्राम किसका है, ये भी वायरस का ही डायग्राम है। यहाँ पे रॉड शेप देखकर आप ये मत समझ लेना कि रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया, रॉड शेप बैक्टीरिया तो होते ही हैं, रॉड शेप वायरस भी हो सकते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रॉड शेप वायरस। और आप किसका डायग्राम है पता है, ये टीएमवी का डायग्राम है। अब आप कहेंगे मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो टीएमवी का अलग डायग्राम है, याद है, इस तरह से एक आरएनए बना रखा है और फिर उसमें कैप्सोमियर्स बना रखे हैं जिससे कैप्सिड बनता है, ऐसा डायग्राम है ना टीएमवी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो एग्जैक्टली जब आप टीएमवी को बहुत ज़्यादा जूम करके देखोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नज़र आएगा, बट अगर आप इतने मैग्निफिकेशन पे देखोगे तो टीएमवी आपको इस तरह के रॉड शेप दिखेंगे। तो क्या पता यही चीज़ आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, वी नेवर नो, कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन प्रिपेयर करके रखनी है। ओके, सो तीनों डायग्राम वायरसेस के हो गए, ये बैक्टीरियोफेजेस हो गए, ये एडिनोवायरस हो गए, और ये टीएमवी हो गया, टबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें से टीएमवी आपको ध्यान रखना है इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सो दिस इज आरएनए वायरस, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, ये तो बैक्टीरियोफेज तो मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं, और एडिनो वायरस का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान है, उसके अकॉर्डिंग ये आरएनए वायरस हो सकते हैं, बट एक बार आप फिर भी चाहो तो गूगल पे चेक कर लेना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि एडिनो वायरस किस तरह का वायरस है, आरएनए या डीएनए, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये आपको सिंपली कॉलोनीज दिखाई है बच्चों, अगर बैक्टीरिया को देखना है तो बैक्टीरियल कॉलोनी, फंजाई को भी देखने के लिए आप फंगल कॉलोनीज कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे कि इनकी हाउस होल्ड में क्या क्या, हाउस होल्ड में माइक्रोब्स की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि क्वेश्चंस हाउस होल्ड पे नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अभी हमने देखा, तो मैं आपको एक बार एप्लीकेशंस यहीं से बता देती हूँ एनसीईआरटी से। सबसे पहला, जो आप डेली दही खाते हैं, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में तो हमें हमेशा दही, छाछ, इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो कर्ड आप खा रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको क्यों अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस, है ना। एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसको कहते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनमें कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं, वन ऑफ देम इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो क्यों दही, वाई इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो कर्ड होता है उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं बहुत सारे, और ये लैक्टोबैसिलस आर गुड बैक्टीरिया फॉर आवर स्टमक, ये दूसरे बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देते, क्योंकि गर्मियों में बहुत तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। तो डेली अगर आप इस तरह की चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो उससे आपको दूसरे बैक्टीरिया अगर चले भी गए हैं तो दे विल डाई, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है दे चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक, स्पेशली स्टमक, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें दूध में जो चीज़ें होती हैं वो तो हैं ही, प्लस इसमें विटामिन B12 भी प्रेजेंट है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं, तो वो दही में ऐड हो जाता है। स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए हमारे पास विटामिन B12 के बहुत कम सोर्सेज होते हैं, पालक, चुकंदर वगैरह में होता है, जिसको हम इतना कॉमनली नहीं खाते, तो विटामिन B12 के लिए कर्ड इज़ वेरी गुड सोर्स, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलो दूसरा फटाफट देख लो, दूसरा जो साउथ इंडियन फूड या डोसा, इडली वगैरह खाते हैं, उसका डो इतना सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उसको उसमें फर्मेंट किया जाता है, उसमें ईस्ट के स्पोर डाल के या उसको ढककर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है, जिससे उसमें फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस बनती है, वो उसको पफ्ड अप अपीयरेंस देती है, ठीक है। तीसरा और क्या दे रखा है यहाँ पर आप लोगों को, देन फर्मेंटेशन, यहाँ तो हो ही रहा है फर्मेंटेशन, उसके अलावा पूरी जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रेड वगैरह जो बेकरी बिस्किट्स होते हैं, उन सब में भी फर्मेंटेशन होता है। डू रिमेंबर द बेकर्स यीस्ट नेम, बेकर्स यीस्ट है सैकरोमाइसिस सेरेविसी,
वेरी इंपॉर्टेंट, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, इसी बेकर्स यीस्ट को ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, अभी आएगा नेक्स्ट पेज पर। ब्रूअर्स यीस्ट, ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं बच्चों अल्कोहल इंडस्ट्री को, जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है वो पूरा भी सेम यही यीस्ट करवाता है। ओके, वो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह अलग अलग होती है, वो सब की डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं जाना। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको टॉडी के बारे में दे रखा है। टॉडी क्या है? साउथ इंडिया में यूज़ होने वाली एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो पाम ट्रीज से बनाई जाती है। अगर आपने कभी देखा हो मूवीज़ में या वैसे इंटरनेट पे कि जो पाम ट्रीज़ होते हैं साउथ में तो बहुत होते हैं, उन पाम ट्रीज़ पर ना कट्स लगा के वहाँ पे मटके बांध देते हैं और उन मटकों में धीरे धीरे पाम ट्रीज़ का जो सैप है वो इकट्ठा होता रहता है। फिर जब वो भर जाता है तो उसको ढककर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। तो अगर ढककर एनारोबिक कंडीशंस में रख रहे हो तो फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन की वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और फिर उसको एज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक यूज़ करते हैं। नाम है उसका टॉडी। सिंपली आपसे पूछ लेंगे टॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पाम ट्रीज, उसके सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ठीक है, ना सिर्फ सैप बल्कि आपको पता है कई जगहों पर फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू स्टिक्स को आपने देखा हो तो कांच के जार्स में या ट्रांसपेरेंट जार्स में बैम्बू स्टिक्स को फर्मेंटेड फॉर्म में रखा जाता है। फिशेज एंड सोयाबीन को भी फर्मेंट करके खाया जाता है। सब जगह के अलग अलग फूड कल्चर है। एंड चीज़ जो आप इतना शौक से खाते हो है ना, किसी भी फूड पे देख लो, पिज़्ज़ा पे देख लो, बर्गर पे देख लो या कोई भी सैंडविच वगैरह में, तो वो चीज़ भी माइक्रोब्स की ही देन है बच्चों। बहुत तरह के चीज़ होते हैं दुनिया में, हमारे इंडिया में तो बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, फिर भी बाहर तो बहुत खाते हैं। तो चीज़ का अलग अलग टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट होता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ को किस माइक्रोब के थ्रू प्रिपेयर किया गया है। तो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक तो है स्विस चीज़, ठीक है, एक तो है स्विस चीज़। स्विस चीज़ को आप याद रखेंगे बड़े बड़े होल्स वाला चीज़, ठीक है, जिसमें कि CO2 प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से बड़े बड़े होल्स हो गए। और क्यों हुआ था CO2 प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा? क्योंकि S फॉर स्विस, S फॉर शर्मैनी, यानी प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी नाम का जो बैक्टीरिया है, ये फंजाई नहीं है, दिस इज अ बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन बैक्टीरिया है कौन फंजाई है, तो इसके थ्रू इसको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। और इसी तरह एक और चीज़ है बच्चों, दैट इज रॉकफोर्ड चीज़। इसकी भी राइपनिंग प्रोसेस के दौरान एक फंजाई को यूज़ किया जाता है जो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऐड करती है। आप चाहें तो फंजाई का नाम लिख सकते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, सेम रॉकफोर्टी वाली स्पेलिंग वही जो वहाँ पे दे रखी है। ठीक है, एक पेनिसिलियम नोटेटम है जिससे हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक मिला था, वो अलग है, उसी जीनस का पेनिसिलियम का ही दूसरा फंजाई है ये रॉकफोर्टी। क्लियर है? तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास 2018 में सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। ठीक है, ओके, चलिए, क्योंकि ज़्यादातर इस टॉपिक से इसलिए क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, क्योंकि अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना उसमें 3 एप्लीकेशंस हैं। एक तो बेवरेजेस हैं, यानी पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में बताया, एक एंटीबायोटिक्स बताएं, और ये जो थर्ड टॉपिक है ना इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। आप देखना लास्ट ईयर्स में, रिसेंट ईयर्स में तो हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम अभी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं पूरा ही। चलो, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, फर्मेंटेशन में, मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है जो कौन सा यीस्ट अभी बताया मैंने आपको, ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं इसी को, सेम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को। ठीक है, यू नो ये इथेनॉल बनाएगा, C2H5OH फर्मेंटेशन की रिएक्शन याद है जब हमने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, वहाँ फर्मेंटेशन अच्छे से पढ़ा था। और फर्मेंटेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या होते हैं? मेल्टेड सीरियल्स होते हैं, फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, आपने सुना होगा जो भी अल्कोहल्स हैं वो ग्रेप से बनती हैं, जौ से बनती हैं, तो ये सब रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको वही बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ऐसे, जिनको फर्मेंटर्स कहते हैं, एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, इनमें इन सबस्ट्रेट्स को भर के उसमें यीस्ट के स्पोर्स डाल दिए जाते हैं, दे विल स्टार्ट टू ग्रो एंड दे प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है, सिंपल है। इसमें आपको 2 चीज़ें और याद रखनी हैं, 2 तरह की ड्रिंक्स आपको यहाँ पर बताई हैं, एक है विद डिस्टिलेशन, एक है विदाउट डिस्टिलेशन। सिंपल तरीका याद रखने का, डिस्टिलेशन को आप कॉन्सेंट्रेशन समझ लो, जैसे जैसे आप डिस्टिलेशन करते जाओगे वो ड्रिंक उतनी ही कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी मतलब हैवी ड्रिंक ना, जिनको पीने से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा नशा चढ़ता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो हैवी ड्रिंक्स कौन सी होती हैं? इतनी जनरल नॉलेज तो आजकल सारे बच्चों को टीवी देखकर तो हो ही गई है। ठीक है, तो ज़्यादा हैवी ड्रिंक्स में कौन सी आती है? ये रही, विस्की, ब्रांडी, रम, ये तो ये कौन सी होंगी? ये होंगी डिस्टिलेशन से बनी ड्रिंक्स, क्योंकि डिस्टिलेशन को आपको कॉन्सेंट्रेशन से याद रखना है। सिंपल है,
दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। वो जो फर्मेंटेड ब्रॉथ है, ब्रॉथ यानी वही जो मीडियम है, उसको डिस्टिलेशन करने के बाद ये हैवी ड्रिंक्स बनाई जाती है। हायर अल्कोहल होता है इनमें, जबकि विदाउट डिस्टिलेशन जो डायरेक्टली यूज की जाती है वो है वेरी माइल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि वाइन एंड बियर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर नीट में क्वेश्चन आए, ठीक। एंटीबायोटिक्स में कोई डिटेल डिस्कस नहीं की है आप लोगों से, सिंपली आपको यहाँ पे पहले तो बताया है एंटी और बायो का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं और किसी को नहीं, ना वायरस को ना फंजाई को, सबके लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है। तो बैक्टीरिया को किल करने वाली है एंटीबायोटिक, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट लाइफ है, बट हमारे लिए ये प्रो लाइफ है, यानी हमें लाइफ दे रही है, ओके। इनकी रिसर्च भी एक्सीडेंटल थी, इनकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी। साइंटिस्ट का नाम सब बच्चे याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। ये एक बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, सॉरी स्टेफाइलोकोकाई पे। इनकी कुछ कल्चर प्लेट्स अनवॉश्ड रह गई थी, तो कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि उन कल्चर प्लेट्स में एक फंजाई ग्रो कर गया था, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, और वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा था जिनसे स्टेफाइलोकोकाई की डेथ हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार इसका मतलब ये फंजाई कुछ केमिकल्स बना रहा है जो इन बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो उन्होंने उस चीज़ को बाहर पब्लिश कर दिया एज एन एंटीबायोटिक। कुछ नहीं बोला कि आप इसे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद में दो साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरे, इन दोनों ने बोला कि यार आप इस तरह के केमिकल्स को तो एज एन एंटीबायोटिक बीमारियों के इलाज में यूज़ करो। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स को, इन दवाइयों को यूज़ किया गया था, और तब फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1945 का जो नोबेल प्राइज़ था मेडिकल का, मतलब जो भी था ये एंटीबायोटिक्स के लिए, वो इन तीनों को मिला था, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तब इसी के आसपास तो हुआ था वर्ल्ड वॉर भी, तो आप उससे ईयर भी याद रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, देखो गड़बड़ मत करना, पेनिसिलियम इज फंजाई, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स के नाम के एंड में इन आता है, जैसे एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, टेट्रामाइसिन, पेनिसिलिन, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको आप एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर चुके हो, प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया एक नाम आया था बैक्टीरियल डिजीज में, गलघोटू डिजीज, है ना, और लैप्रेसी, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम जिससे टीबी होता है, एक दूसरे बैक्टीरिया से लैप्रेसी होता है, ठीक है। इनकी डिटेल में नहीं जाना आपको बिल्कुल भी, बस जस्ट नाम याद देख लेना है एक बार। अब आते हैं हम इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिस पे लास्ट ईयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इस थर्ड एप्लीकेशन में अगेन 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहले आपको केमिकल्स बताए हैं, फिर कुछ एंजाइम्स बताए हैं, और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। केमिकल्स में सिंपली आपको एक टेबल बना के याद रखनी है कि भाई जैसे सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से, चलो इसको लास्ट में याद करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एसिटिक एसिड किससे मिलता है, तो एसिटिक एसिड का नाम भी बहुत मिलता जुलता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से, ठीक है, ये इजीली याद रहेगा। देन ब्यूटाइरिक एसिड किससे मिलता है, तो देखो नाम में आ रहा है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, कहाँ गया ये रहा, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ये भी इजीली याद रह जाता है। और लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, वो तो वही दही वाला बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। जरूर थोड़ा है हमें सिर्फ लैक्टोबैसिलस दही बनाने में ही काम आए, इंडस्ट्रीज में लैक्टिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो लैक्टोबैसिलस से आप वो भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो बाकी तीनों तो नाम से मिलते जुलते हैं। तो जो चौथा बचा दैट इज सिट्रिक एसिड, उसके लिए आपको एक फंजाई का नाम याद रखना है, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। ये फंजाई है बच्चों। एस्परजिलस कौन भूल गया भाई, एस्परजिलस भूल गए तुम लोग एस्कोमाइसिटीज में, अब ये तो नहीं बताना पड़ना चाहिए मुझे लास्ट में, है ना। एस्परजिलस इज अ फंगस, क्लियर है। बाकी तीनों बैक्टीरियम है। देन और कौन से केमिकल्स हैं, ये तो सारे एसिड्स थे। एक इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल तो वही बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हो गया। तो ये तो हो गए आपके सारे केमिकल्स। अब एंजाइम्स में 2 दे रखे हैं, एक लाइपेज एक प्रोटीएज। लाइपेज कहाँ चाहिए, लिपिड्स को हटाने के लिए, जो ऑयली स्टेन्स लग जाते हैं कपड़ों पर उन्हें रिमूव करता है ये। तो जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं उनमें लाइपेज होता है, ठीक है। कोई इसका नाम नहीं पढ़ना आपको कि लाइपेज किससे मिलता है, वो नहीं दे रखा। इसी तरह प्रोटीएज की जरूरत कहाँ पड़ गई भाई हमको, ये रहा पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये साथ में याद रखना। पैक्टिन प्लांट से मिलता जुलता है, प्लांट की सेल वॉल में होते हैं। तो पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज किस में यूज होते हैं बच्चों, जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस आते हैं ना, एक तो हम फ्रेश जूस पीते हैं, एक बॉटल्ड में पैक जूसेस आते हैं आपके, एपी वगैरह जो भी हैं, ये अलग अलग रियल के जो भी मैंगो के, तो उनकी अपीयरेंस आपने देखी होगी, एकदम क्लियर होता है। जब हम फ्रेश जूस निकालते हैं उसमें बहुत झाग होते हैं, बट बॉटल जूसेस में बिल्कुल भी झाग नहीं होते, क्योंकि वो जो झाग हैं वो पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। तो फिर अगर उसमें झाग होगा तो कोई उनको खरीदेगा नहीं,
भाई वो तो पैक्ड है ना, इसलिए तो उनको झाग को रिमूव करने के लिए पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज उसमें डाले जाते हैं। फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस ये एंजाइम्स यूज करते हैं। अगेन इसमें भी आपको माइक्रोब का नाम याद नहीं करना, ठीक है। तो लाइपेज एंड प्रोटीएज की एप्लीकेशंस आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो है, इसमें आपको 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बताए हैं। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए, ये तो आपने सुन रखा है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, और तीसरा स्टैटिन्स। ये मैं आपको हमेशा पढ़ाते वक्त बताती हूँ कि आपके घर में कोई भी हार्ट पेशेंट हो तो आप देखना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें लास्ट में उनके नाम में एट्रोवास्टैटिन ऐसे स्टैटिन्स वर्ड लिखा रहता है। तो स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल कम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए बार बार पढ़ा है हमने, इम्यूनोसप्रेसेंट है। बचा स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ये इसके नाम में भी एंजाइम आ रहा है। तो ये क्या करता है बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज किसी चीज़ का डाइजेशन करता होगा, किसी चीज़ को रप्चर करता होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इट एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। अगर किसी को हार्ट अटैक वाली कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कोई बच्चा इसको इन्फेक्शन तो नहीं पढ़ता, इन्फेक्शन अलग होता है, इन्फाक्शन कहते हैं। इन्फाक्ट यानी किसी टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी होने से उस टिश्यू को जो डैमेज होने लगता है, उस टिश्यू की जो डेथ होने लगती है, दैट इज कॉल्ड इन्फाक्शन। तो जब हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में कुछ जमा हो जाता है और हार्ट की वॉल को ही ब्लड नहीं मिलता तो हार्ट की वॉल को डैमेज होगा ना, उस कंडीशन को कहते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। उसी की वजह से लेटर ऑन हार्ट अटैक आता है। एक्यूट MI इज द हार्ट अटैक, एकदम से सडन होना, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में कुछ जमा हो गया था। या तो कई बार वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से होता है, या कई बार ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से होता है। आजकल जो आप कोविड में देख रहे हैं सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यंग एज में आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर क्लॉट्स बनने की वजह से आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक कैसे क्लॉट्स बन रहे हैं। कोई इसको कोविड से लिंक कर रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, बट वो जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं बॉडी में कहीं भी बन सकता है, वैसे बनना नहीं चाहिए। इंटरनली थोड़ी ना ब्लड क्लॉट बनना चाहिए। जब हमें चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड को रोकने के लिए क्लॉट बनता है। पर आप सोचो इंटरनली आपके ब्लड वेसल्स में कहीं भी क्लॉट बन जाएगा तो वो तो ब्लॉकेज कर देगा। तो और वो क्लॉट्स कई बार मूव भी कर जाते हैं, एक जगह बनते हैं और वो ब्लड के साथ फ्लो करते करते हार्ट की वेसल्स में पहुंच जाते हैं। और अगर कोरोनरी वेसल्स में ये क्लॉट पहुंच गए और उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया तो तुरंत अटैक आ जाएगा, बहुत ही सीवियर ब्लॉकेज है, तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो इनिशियली डायग्नोस हो जाए वो क्लॉट, तो फिर उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए एज अ क्लॉट बस्टर इमीडिएटली स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। और भी कई चीज़ों के कई इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बट स्ट्रेप्टोकाइनेज इज वन ऑफ देम, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये भी लाइन लिखी है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। कभी कभार हम इन छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी कुछ रोल है, डायरेक्टली नहीं है, उसको कुछ मॉडिफाई भी किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया, ध्यान रहेगा। साइक्लोस्पोरिन ए क्या हुआ, इम्यूनोसप्रेसेंट हुआ, और स्टैटिन्स क्या हुए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। स्टैटिन एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा था, किसको याद है, फटाफट दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अपने, किसको याद है, याद करो। मेलोनेट, सक्सीनेट, याद आ रहा है कि जो क्रैब साइकिल में एक एंजाइम होता है सक्सीनेट, है ना, मतलब एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है सक्सीनेट। तो उस सक्सीनेट का वो जो सक्सीनेट है उस पर कौन सा एंजाइम काम करता है, SDH, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, याद आ रहा है क्या किसी को। तो वहाँ पर इनिबिटर का काम कौन करता है, अगर वो इनिबिटर आ जाए और एंजाइम से जुड़ जाए तो सक्सीनेट को नहीं जुड़ने देगा। कौन था इनिबिटर, मेलोनेट। मेलोनेट इनिबिटर है, सक्सीनेट सबस्ट्रेट है, और SDH एंजाइम है। ऐसे सब कुछ लिंक्ड होना चाहिए। अब तुम एकदम फाइनल लेवल पे बैठे हो, एक हफ्ते में तुम्हारा नीट का एग्जाम है, ठीक है। कोई बात नहीं भी याद आ रहा तो अब घबराना नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि तुम घबरा के जो आता है वो भी भूल जाओ। अब तो ठीक है, अगर आता है, मैम ने कुछ बोला, वो चीज़ आती है तो खुश हो जाओ, नहीं आती तो कोई बात नहीं, सोचो जितना आता है उसको तो अच्छे से करके जाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा, ओके। तो वैसे ही एक और कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तुम्हें यहाँ पर बताया है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम्स हैं बच्चों, उन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है कौन, ये स्टैटिन्स। कई तरह के स्टैटिन्स होते हैं, ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ना बनने दे, उन एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो हार्ट पेशेंट थोड़ा हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो वो हो गए स्टैटिन। तो तीनों की एप्लीकेशन एकदम रट गई, तुम्हें समझ में आ गई। तीनों के सोर्सेज भी पता होने चाहिए। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स तो बड़ा आसान है, स्ट्रेप्टोकोकस। इन दोनों के सोर्स में तुम गड़बड़ कर देते हो। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है और स्टैटिन्स किससे मिलते हैं, ये दोनों में तुम गड़बड़ कर देते हो। तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है बच्चों। अगर साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स पूछेंगे तुमसे तो तुम्हें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का नाम याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, पूरा नाम लिखा आता है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्पोरम और स्पोरिन
तो हम मैच कर लेते हैं, बट कई बार इस पॉलीस्पोरम लिखा नहीं आता, सिर्फ ट्राइकोडर्मा लिखा आ जाता है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्राइकोडर्मा साइक्लो जो है वो ट्राइकोडर्म, या तो आपको ऐसे याद रहे कि यार ट्राइकोडर्मा का पूरा नाम क्या था, पॉलीस्पोरम, तो स्पोरम में स्पोरम आ रहा है तो स्पोरिन होगा इससे, ठीक है, या तो ऐसे याद रखना, और या फिर ऐसे याद रखना कि जो मोनास्कस परप्यूरियस है उसमें ऐसे याद रखना मोना से स्टैटिन्स मिलते हैं, मोनास्टैटिन्स, ठीक है, मोना से स्टैटिन्स मिलते हैं, या जैसे भी तुम ट्रिक बनाओ, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना टाइम देकर मैंने ये रिवाइज करवाया तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। डन। अब फटाफट से हम क्वेश्चंस देख लें। चलिए तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। ये देखो 2022 का क्वेश्चन है बच्चों 2024 में नहीं आया था क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन, देखते हैं अभी आगे आ जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, मैच करना है, यहीं पे होनी चाहिए थी लिस्ट, बट कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गई है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड कर दूं, यानी ए को थर्ड से मैच कर दूं, सैकेरोमाइसिस सेरीवीसी से इथेनॉल कर दूं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में स्पोरम आ रहा है तो स्पोरिन से मैच कर दूं, और स्ट्रेप्टोकोकस को स्ट्रेप्टोकाइनेस से कर दूं। सिंपल। तो ए का थर्ड है, दो ऑप्शंस में है मेरे पास, बी का फर्स्ट है दोनों में, सी जो है इसका है फोर्थ, सी का फोर्थ ये रहा, सो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 2022 में ही एक और क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, तो स्पोरम इज द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये रहा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगेन मैच द कॉलम है 2021 का, एस्परजिलस नाइगर, नहीं भी याद आ रहा कोई बात नहीं, एसिटोबैक्टर एसिडाई एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, तो नाइगर से मिल गया सिट्रिक एसिड। सिंपल। तो क्यू का फर्स्ट है। लो अगर हमें एक ऑप्शन भी पता है तो हमें वैसे ही आंसर मिल जाएगा। डन। बाकी फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 का ही क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, है ना, देखो दो क्वेश्चन आए हैं 22-21 में तो इससे, और बिल्कुल सेम टॉपिक से आए हैं। ब्यूटाइलिकम को किससे मैच करूं, वही ब्यूटाइलिक एसिड से, पॉलीस्पोरम, स्पोरम में स्पोरेंस आ रहा है, मोनास्कस परप्यूरियस मोनास्टैटिन्स देती है सॉरी, स्टैटिन्स क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स हैं, और नाइगर से हमें मिल गया सिट्रिक एसिड। सो ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड, ए से सेकंड, एक ही ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया है, ठीक। विच इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम कौन करेगा, स्टैटिन, सभी बताया। हार्ट पेशेंट स्टैटिन्स की दवाई जनरली लेते हैं, ये याद रखो, तो तुम्हें भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, यार स्ट्रेप्टोकाइनेस भी तो मैम ने हार्ट से रिलेटेड ही बताया था, बट याद रखो इसका नाम एंजाइम जैसा है, एंजाइम है तो किसी चीज़ को डिसॉल्व करने का काम कर रहा है, तो क्लॉट बस्टर है वो, ठीक है। देन 2019 में भी देखो मैच द कॉलम आया हुआ है, लैक्टोबैसिलस से कर्ड बनता है, सैकेरोमाइसिस सेरीवीसी से ब्रेड बनती है, अल्कोहल भी बनता है, नाइगर से सिट्रिक एसिड, और एसिटाई से एसिटिक एसिड। सो ए का सेकंड सब में है, बी का फोर्थ, ए सेकंड बी फोर्थ दो ऑप्शंस में है, सी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन 3। डन। आगे बढ़े। 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको बताना है, मैच नहीं करना, सिंपली आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। मिथेनोबैक्टीरियम में भी बायोगैस में आएगा, मीथेन गैस बनाते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। पेनिसिलियम नोटेटम से पहली एंटीबायोटिक मिली थी पेनिसिलिन, सैकेरोमाइसिस सेरीवीसी से इथेनॉल मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड मिलता है, सो हमसे करेक्ट पूछा है, सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। डन। नेक्स्ट क्या है, मैच द कॉलम है फिर से 2016 का, सिट्रिक एसिड किससे मिला था बच्चों, याद है, एस्परजिलस नाइगर, नहीं भी याद छोड़ दो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। साइक्लोस्पोरिन है, अब देखो यहाँ पर आ गया ना, पॉलीस्पोरम नहीं लिखा बट तुम्हें क्लिक करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का नाम दो जगह है बच्चों, ये तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम तो तुमने देखा ही, इसी चैप्टर में एक और जगह ट्राइकोडर्मा है, एकदम लास्ट में जाओ, बायो कंट्रोल एजेंट्स पे जाओ, देखो साथ के साथ देखते चलो, ये रहा, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में भी ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है, वहाँ स्पीशीज अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ स्पीशीज का नाम नहीं दिया। यहाँ क्या यूज है ट्राइकोडर्मा का, बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब किसी ना किसी पेस्ट को मार रहा है, तो ये फंजाई कुछ प्लांट्स की रूट में अगर आप मिट्टी में छोड़ दो इस फंजाई को, तो ये फ्री लिविंग है,
फ्री लिविंग फंजाई हैं, सोचो फ्री लिविंग फंजाई उस प्लांट से कुछ नहीं ले रहे, जो भी मिट्टी में होता होगा फ्री लिविंग का मतलब फोटोसिंथेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंजाई तो कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता, तो बट ऑब्वियस ये अपना खाना तो खाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन मिट्टी में जो भी वो पड़े हैं ट्विग्स वगैरह उनको डिकम्पोज कर लेंगे। कई सारे फंजाई कॉप्रोफिलस भी होते हैं, डंग वगैरह से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो प्लांट पर डिपेंड नहीं है ये, प्लांट के साथ ना सिम्बायोटिक है ना उसे नुकसान पहुंचा रहा है, फ्री लिविंग है और इट इज़ वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। तो अगर आपको किसी प्लांट को रूट पैथोजन से बचाना है तो वहाँ पर आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा डाल दो, वहाँ पर रूट पैथोजन्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा उन्हें ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये हो गया ना एक तरह का बायो कंट्रोल एजेंट। तो ट्राइकोडर्मा के दोनों जगह आपको नाम ध्यान रखने हैं। क्लियर? एक ट्राइको, हाँ, एक ह्यूमन हेल्थ में हमने ट्राइकोफाइटॉन भी पढ़ा था ना, वो रिंग वॉर्म करने वाला फंजाई है। ठीक है, चलिए स्टैटिन्स कौन देती है? मोना। देन ब्यूटाइरिक एसिड कहाँ गया? ये रहा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो वही कह रही हूँ मैं तुम्हें, जरूरी नहीं है स्पीशीज आए, जीनस भी आ सकता है। सो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए नाम। सो ए का थर्ड है बच्चों, बी का फर्स्ट दोनों में है, सी का फोर्थ एंड डी कहाँ है? ये रहा डी का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2016 का ही एक और क्वेश्चन देख लो, वही मैच करना है। आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हर साल में, लगभग हर साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, कुछ ईयर्स को छोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा नहीं सीधा हम क्वेश्चन करने लग गए, पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। जहाँ पे चीज़ें ईजी होती हैं वहीं पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो विच इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज देता है हमें, और ये रिमूवल ऑफ क्लॉट करता है ब्लड वेसल्स का। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से लाइपेज मिलता है क्या? नहीं, इससे ब्यूटाइलिक एसिड मिलेगा। पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव में साइक्लोस्पोरिन्स भी याद रखने हैं तुम्हें और स्टेरॉइड्स भी याद रखने हैं। ठीक है, एंड मोनेस्कस परप्यूरियस स्टैटिन्स मोना, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच करना है तुम्हें। सेकेरोमाइसिस सेरिविसी से कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल कर दूँ। मोनेस्कस परप्यूरियस स्टैटिन्स कहाँ हैं? ये रहे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स स्टैटिन्स। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यानी साइक्लोस्पोरिन क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव। एंड प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी शुरू में आया था, स्विस चीज़ मिलता है इसे हमें, रॉकफोर्ट तो रॉकफोर्टी से मिलता है। ये रहा राइपनिंग ऑफ स्विस चीज़। ठीक है, सो ए का थर्ड है, 2 ऑप्शंस में है, बी का फोर्थ है, ये रहा सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाए। गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। अब देखो यहाँ पे तुमसे पूछ लिया, तो सिट्रिक एसिड के लिए अलग सा ही नाम था, एस्परजिलस नाइगर। ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, याद आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाना। ठीक है, आपको नीट में बच्चों स्पीड का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के चक्कर में ये नहीं हो कि तुम लास्ट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही रह जाएं, वैसे ही तुम डिसाइड करके आ जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, जो कट ऑफ है उसको टच करने के लिए तुम्हें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। 10 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब होता है आपने 40 नंबर का पेपर छोड़ दिया, तो पहले ही डिसाइड कर दिया 40 नंबर तो तुम्हारे वैसे ही कट हो गए, और 20-30 की नेगेटिव मार्किंग जनरली तुम कर देते हो, मैंने देखा है तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर, तो 70-80 नंबर तो तुम्हारे यूं ही चले गए, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? बाकी के तुमने और उसमें बाकी के सारे एकदम सही किए हो तब जाके बात है ये तो इसलिए आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना है। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी भी नहीं खोनी, एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड भी स्लो नहीं करनी है। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरियस इज अ यीस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। मोनेस्कस परप्यूरियस बताओ फटाफट किसके काम आती है? अभी बताया, मोना स्टैटिन क्या करते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, सिंपल। ठीक है, स्टैटिन रोकते हैं, नाम में आ रहा है, स्टैटिन रोकते हैं, कम करते हैं, किसको? कोलेस्ट्रॉल को। कुछ भी कोरिलेट करो, ट्रिक बनाओ, याद रखना है, बहुत ईजी चैप्टर है। पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज सडन हार्ट अटैक, तो उसको क्या देंगे डॉक्टर इमीडिएटली? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2012 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं तुमको, क्या बताना है हमें? रॉन्ग बताने हैं। कोलोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजेंस, ये हमने पढ़ा है। एंटीजेंस कर दूँ ना? ठीक है, बिल्कुल, कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है बच्चों, एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज।
यही होता है, इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं। जल्दी जल्दी में हम नहीं ध्यान दे पाते, हमारा ब्रेन क्लिक नहीं कर पाता। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो याद आ जाएगा कि यार वो तो एंटीबॉडी थी, कैसे याद आया, मैंने दिमाग में फटाफट सोच लिया एंटीजन कौन सा था, तो दिमाग ने बोला यार एंटीबॉडी IgA थी, तो क्लिक कर गया कि एंटीजन नहीं थे, वो एंटीबॉडी थी। ठीक है, तो खुद को भी कन्फर्म करना सीखो मन में फटाफट से। ओके, तो ये गलत हो गया एंटीजन की वजह से। चिकनगुनिया इज कॉज्ड, ये इस चैप्टर का क्यों है क्वेश्चन, ये तो सब अच्छा इस वाले की वजह से, कॉमन क्वेश्चन है सब चैप्टर्स का। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, बिल्कुल नहीं, ह्यूमन हेल्थ में लास्ट चैप्टर में ही बताया था, डेंगू एंड चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है और ये दोनों वायरल डिजीज हैं, नोट करवाया था मैंने तुम्हें, तो ये बैक्टीरिया से नहीं होती। कोई बच्चा तो यही सोचता रहेगा यार ग्राम नेगेटिव था कि ग्राम पॉजिटिव था, क्लिक ये करना था कि चिकनगुनिया बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल है। तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा ग्राम नेगेटिव से क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव से क्या होता है, इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। ठीक है, टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स, बताया था बायोटेक्नोलॉजी में, अगर किसी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो मेरिस्टम में वायरस का अटैक नहीं होता, आप उसके मेरिस्टम से टिश्यू कल्चर करके हेल्दी प्लांट को रिकवर कर सकते हो। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ग्रेप जूस, डिस्टिलेशन करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हैवी ड्रिंक्स मिलेंगी, बियर इज अ माइल्ड ड्रिंक, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट बी एंड डी यानी 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन बड़े गंदे लगते हैं ना, जिसमें हमें एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं दिया, बस नंबर चुनना है, इसमें थोड़ा सा डाउट हमेशा रहता है कि यार ये सही हुआ है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी देखो मैं तुम्हारे सामने ही गलती कर रही हूँ, इस तरह, इसीलिए मैं वही बोलने वाली थी कि इस तरह के क्वेश्चन में एक बार ज़रूर रिकन्फर्म कर लेना कि है ना हमने जो किया है वो गलत तो नहीं कर दिया। तो मैंने रिकन्फर्म करते ही मुझे दिख गया कि ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना रिकन्फर्म करने के लिए। अगर ये होता बी एंड डी है, ये वाले चुनने, तब तो हमें फिर भी शायद दिख जाता कि कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको ढंग से एक बार इस तरह के क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले रिकन्फर्म ज़रूर करना है। ठीक, गलती होते होते रुक जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 गलत है, 1 सही है। हमसे पूछा था कितने गलत हैं, 3, तो ऑप्शन 2 है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस बिल्कुल तुम्हारे साथ ही डिस्कस करती हूँ, तुम्हारे सामने पढ़ती हूँ, तुम्हारे साथ डिस्कस करती हूँ कि एक प्रिपरेशन करने के बाद जो एक माइंड होता है बच्चे का, वो किस तरह क्वेश्चंस को डील करेगा, कहाँ गलती कर सकता है, कैसे आपको उसे समझना है, वो सब आप इन सेशन से सीख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि अभी नीट का एग्जाम हो जाएगा तो अब ठीक है मैम आपके ये सेशंस पुराने हो गए। आप थ्रू आउट द ईयर जो भी बच्चे दोबारा से प्रॉपर वे में एक प्रिपरेशन करेंगे, अभी जस्ट 12th के बाद दे रहे थे या इस बार जो भी है, तो वो बच्चे इन सेशंस को, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, इन सेशंस को देखोगे, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी आपकी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, मोलासेस, बट जनरली पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था, ये जो माल्टेड सीरियल्स वगैरह होते हैं, है ना, या यूँ समझ लो जो शुगर केन इंडस्ट्री है ना हमारी पूरी, और शुगर केन इंडस्ट्री में जो भी गन्ने से चीज़ें बनती है, गुड़ बनता है, बहुत कुछ बनता है, शुगर वगैरह बनती है, तो उसके बाद ना एक डार्क कलर का एक लिक्विड फॉर्म में एक वेस्ट बचता है, उसको मोलासेस बोलते हैं। उन मोलासेस से अल्कोहल्स बनाई जाती है क्योंकि इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है मोलासेस, ये नाम आप एनसीईआरटी में ऐड भी कर लो। इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय इथेनॉल अल्कोहल, अल्कोहल यीस्ट से मिलेगा, यीस्ट सैकरोमाइसेस सेरेरेसी। देन क्या लिख रहा है, कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये तो उसका होना चाहिए था बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोरिएक्टर्स पढ़ते हैं बच्चों, तो बायोरिएक्टर्स में मैंने आपको लेक्चर्स में एक बात बताई थी, अभी PYQ सीरीज में तो मैं बताना भूल गई, दोबारा सुन लो, कि जो हम बायोरिएक्टर्स में कल्चर करते हैं बैक्टीरियाज का, लार्ज स्केल कल्चर बैक्टीरिया का या किसी का भी, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। कितनी अजीब टर्म है, नॉर्मली हमारे दिमाग में सेट रहता है कि फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करवाना, बट बायोटेक में फर्मेंटेशन इज अ ब्रॉड स्केल टर्म। फर्मेंटेशन का मतलब है चाहे आप एरोबिक कंडीशंस दो, चाहे आप एनारोबिक कंडीशंस दो, अगर आप कल्चर कर रहे हो किसी भी सेल का तो आप उसको फर्मेंटेशन कहेंगे। ध्यान रखना इस बात को, मैंने लेक्चर में बताया था आप लोगों को, जब आप बायोरिएक्टर पढ़ते हैं वहाँ पर एनसीईआरटी में आपको लिख देना है ये स्टेटमेंट कि इन बायोटेक्नोलॉजी द लार्ज स्केल कल्चर इज कॉल्ड फर्मेंट, लार्ज स्केल नहीं, सिंपली कल्चर ऑफ सेल्स, चाहे वो बैक्टीरियल सेल्स हो, यूकैरियोटिक सेल्स हो, कल्चर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, वेदर एरोबिक और एनारोबिक, दोनों ही कंडीशंस में आप उसे फर्मेंटेशन कह सकते हैं।
और वहाँ पे है नहीं आपके कोर्स में, बट हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि फर्मेंटेशन या कल्चर 3 तरह का होता है। एक तो होता है बैच कल्चर, एक होता है फेड बैच कल्चर और एक होता है ओपन। तो बैच वाले में तो क्या करते हैं हम, ना कुछ ऐड करते हैं ना कुछ निकालते हैं। ओपन वाले में जैसा बायोरिएक्टर आपके कोर्स में, उसमें लगातार चीज़ें ऐड भी होती जाती हैं, लगातार निकलती भी जाती हैं, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम बोलते हैं उसको। और जो बीच वाला है फेड बैच, ये बैच की तरह है, यानी आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, बट फेड यानी फीडिंग, लगातार नया मीडियम, कल्चर मीडियम आप ऐड करते रहोगे जिससे न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, नहीं समझ में आया मैम ने क्या बोला जल्दी जल्दी में, तो कोई बात नहीं, ये सब मैंने बायोटेक में पढ़ाया था, बहुत रेयरली क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आया है इसलिए बताना पड़ा। फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू, तो फेड बैच में हम कंटिन्यूस शुगर्स को ऐड करते हैं, फेड यानी फीड करते हैं। क्यों करते हैं, इनमें से क्या मिलेगा उससे हमें, मीथेन तो मिलती नहीं है, प्योरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम का पार्ट है, सीवेज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अरे अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है बच्चों, इन दोनों में से मुझे एक देखना पड़ेगा, ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स या प्योरीफाई एंजाइम। ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स या प्योरीफाई एंजाइम, क्या करें इसमें हम बताओ, ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स या प्योरीफाई एंजाइम्स। तो देखो अगर मैं इसको सोचूं ना, तो यहाँ पर प्योरीफाई एंजाइम और ऑब्टेन एंटीबायोटिक, वैसे तो देखा जाए तो मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में ये बात बताई थी कि बायोरिएक्टर्स में या फर्मेंटेशन के दौरान आप सिर्फ सेल्स का नंबर बढ़ा रहे हो। अब वो जो नंबर बढ़ गया है सेल्स का, उनसे प्रोडक्ट ऑब्टेन करना इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। पर यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, यहाँ पर इनका जो मेन पर्पज है वही उन्होंने पूछा है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा फर्मेंटेशन से सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही बनाएंगे। हम बड़े ब्रॉड टर्म में ऐसा कहते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर तरह तरह के केमिकल्स या तरह तरह के एंजाइम्स बनाते हैं बच्चों। तो इसलिए इन दोनों में से जो मोर अप्रोप्रिएट है वो हुआ प्योरीफाई एंजाइम। बाकी मेन जो पर्पज़ है यहाँ पर कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इसका टू मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिससे सेल्स फटाफट फटाफट ग्रो कर सके, इसलिए ये एडिशन किया जाता है, बट उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया। 2011 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम हैविंग 2 ब्लैंक्स, ए और बी पहचानना है। अ ड्रग यूज फॉर डैश पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ दिस। तो देखते हैं, अ ड्रग यूज फॉर हार्ट पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम, नहीं, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक मिलती है, उसका हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आपको मिलता है साइक्लोस्पोरिन्स, और साइक्लोस्पोरिन्स एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होते हैं आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो ये सही ऑप्शन है। फिर भी और देख लो, स्वाइन फ्लू, मोनेस्कस, मोनेस्कस से स्टैटिन्स मिलते हैं, स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज है, एंड एड्स में स्यूडोमोनास का कोई रोल नहीं है, ये बैक्टीरिया है, एड्स एक वायरल डिजीज है, तो सिंपली ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्या है, which is a wrong matching of a microbe and its industrial product, sorry wrong matching बताना है मुझे, while the other are correct। यीस्ट से स्टैटिन मिलते हैं, यस, यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकते हो आप लोग। 2011 का अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यीस्ट देखते ही हमें लगता है यार यीस्ट तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, प्लीज़ हाईलाइट करना। मैंने तुम्हें बताया था लेक्चर के टाइम पर कि मोनेस्कस परप्यूरियस जो हम पढ़ते हैं ना, मोनेस्कस परप्यूरियस यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, इट इज़ अ यीस्ट। यीस्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप है फंजाई का, उसमें सिर्फ सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नहीं आता, और भी कई यीस्ट आते हैं। तो मोनेस्कस परप्यूरियस भी एक यीस्ट का नाम है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। यहाँ पर आपको साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा से मिला, ये एक फंजाई है। तो मोनेस्कस परप्यूरियस भी एक फंजाई है। कौन सा फंजाई है? यीस्ट है, वही जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड फंजाई होते हैं। ठीक है, तो क्या ये गलत हुआ? ये सही हुआ कि स्टैटिन मोनेस्कस से मिलता है, और मोनेस्कस एक यीस्ट है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिकम से लैक्टिक एसिड गलत, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड। सो ऑप्शन 3। या तो आपकी गलतियाँ ही पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो जिस बच्चे को चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत है वो अपने आप सोचेगा यार फर्स्ट और थर्ड में से क्या करें। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट, ये हो गए आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की सारी एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट पर। सीवेज ट्रीटमेंट में आपको सिंपली पता है सीवेज क्या होता है, जो भी हमारे टॉयलेट्स का, किचन्स का सारा वेस्ट सीवर लाइंस में जाता है उसको सीवेज कहते हैं। ये सारा सीवेज अल्टीमेटली जाता कहाँ है? सोचो, पूरी दुनिया का इतने सारे घर हैं, होटल्स हैं, सब कुछ है, उन सबका सीवेज कहाँ जाता है अल्टीमेटली? उसको कहीं पे हम स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, वो सारा सीवेज बच्चों अल्टीमेटली रिवर्स में ही मिक्स होता है। बट अगर इतना गैलन्स, जो इतना सारा सीवेज प्रोड्यूस होता है वो पूरा नदियों में मिल जाएगा, तो अब तक तो हमारी नदियाँ पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुकी होती। तो इसलिए ह्यूमंस ने क्या किया, जब भी जितने भी सीवेज पॉइंट्स होते हैं वो सीवेज पॉइंट्स इस तरह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में खुलते हैं। पहले यहाँ पर आपको अंदर की तरफ भी दिख रहे होंगे, इनमें बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं,
और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इनमें ये सीवेज ट्रीट किया जाता है। ट्रीट मतलब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसका, जिसमें प्राइमरी में फिजिकल प्रोसेस किया जाता है, इसकी फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान माइक्रोब्स को यूज़ करके सीवेज में जो भी गंदगी है उसको माइक्रोब्स खा जाते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ अस टू, सिर्फ बीमारियां ही नहीं करते, हमारे दोस्त भी हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वहाँ पर माइक्रोब्स ही इस सीवेज में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, भाई जो अपना फीकल मैटर है ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, उसको पूरा का पूरा खा जाते हैं। खाने का मतलब उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और फिर फाइनली वो जो बचता है वो एकदम वाटर की तरह होता है, उसको नदियों में मिक्स कर दिया जाता है। कई बार उसका क्लोरीन ट्रीटमेंट वगैरह भी कर देते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको बिल्कुल ऊपर से बता रही हूँ मैं रिवीजन की तरह से, अगर डिटेल में किसी को पढ़ना है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में अवेलेबल है। प्राइमरी ट्रीटमेंट सिंपली ध्यान रखना फिजिकल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल, अगर किसी को नहीं याद रहता तो। इसमें फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग मतलब पहले बड़ी जाली, फिर और छोटी जाली, फिर और छोटी जाली, ऐसे करके बहुत सारी जालियाँ लगी रहती हैं, फिल्टर मेम्ब्रेन्स लगी रहती हैं। उनसे जब सीवेज निकलता है तो उसमें जो भी गंदगी है, मोटे मोटे पत्थर वगैरह हैं, वो सब रुक जाते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो गया, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है वो सब रिमूव हो जाएगा। देन क्या करते हैं, वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स के बाद जब नेक्स्ट मतलब वहीं पर वो आगे पहुंचता है तो वहाँ कुछ देर के लिए उसको रोक देते हैं, मतलब वो फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। तो आपको पता है रुके हुए में जो भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ना सिर्फ मिट्टी, सॉइल, स्मॉल पेबल्स वगैरह भी नीचे बैठ जाते हैं। तो जो नीचे बैठ गया, जो गंदगी नीचे बैठ गई, उसको आप कहेंगे स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट से बना है तो प्राइमरी स्लज, ठीक है। स्लज बहुत कॉमन वर्ड है, इसमें भी और बायोगैस में भी यूज हुआ है। स्लज का मतलब जो अलग किया हुआ आपका कचरा है उसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्राइमरी स्लज तो नीचे बैठ गया, अब ये जो है इसमें से आपने मोटे मोटे पत्थर, मिट्टी, ये सब तो हटा दिया, बट अभी ऑर्गेनिक मैटर तो इसमें डिसॉल्व है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को नेक्स्ट टैंक में भेज देते हैं, कौन से ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ आप माइक्रोब्स को यूज़ करेंगे। तो सपोज करो ये प्राइमरी टैंक था, अब यहाँ से आपने इफ्लुएंट को सेकेंडरी टैंक में भेज दिया, ठीक है। इस सेकेंडरी टैंक में क्या होता है बच्चों, इस सेकेंडरी टैंक में ना एक मोटर लगी रहती है, उससे लगातार ऑक्सीजन आती रहती है। यहाँ पे आप खूब सारी ऑक्सीजन देते हो। चलो एक बात बताओ, जो सीवेज लाइनों से आ रहा है वो लाइनें एनारोबिक थोड़ी ना है। सीवेज जो पानी के साथ बहकर आ रहा है, बड़े बड़े सीवर लाइंस में से आ रहा है, वहाँ भी ऑक्सीजन थी। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना है, जो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पूरा एसटीपी है, ये एक एरोबिक प्रोसेस है बच्चों। आप जनरली बैक्टीरिया से रिलेट करने वाली चीज़ों को एनारोबिक में डाल देते हो। अभी आगे आप बायोगैस पढ़ोगे ना, तो बायोगैस तो एनारोबिकली बनती है, लेकिन एसटीपी एक एरोबिक प्रोसेस है। अब आप ये जब इस चैम्बर में लाए हो इस इफ्लुएंट को, तो इस चैम्बर को कहते हैं एरेशन टैंक। क्या कहते हैं इसको, एरेशन टैंक, क्योंकि इसमें लगातार हम ऑक्सीजन को पंप कर रहे हैं और यहाँ से वो प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट के आने से यहाँ पर ये आता जा रहा है प्राइमरी इफ्लुएंट, और लगातार आप ऑक्सीजन इसमें एंटर कर रहे हो, है ना। एक रॉड भी लगी रहती है जो इसको घुमाती रहती है होमोजीनस मिक्सिंग के लिए। तो इसमें पहले से प्रेजेंट है खूब सारे बैक्टीरिया और फंजाई। भाई सीवेज है तो बैक्टीरिया और फंजाई तो डिकम्पोजर्स हैं, उनको तो वो तो रहते ही है सीवर लाइंस में। तो वो जो आ रहे थे अभी तक, अब उनको विग्रस ग्रोथ करने का मौका मिल गया, बिकॉज ऑफ उन्हें खूब सारी ऑक्सीजन मिल गई, खाना तो इसमें पड़ा ही है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो खूब ग्रोथ करने लगते हैं और उनकी ग्रोथ से इस तरह के मैशवर्क बनने लगते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें तो हमें क्या दिखेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। फंजाई के फिलामेंट्स होंगे, फंगल फिलामेंट्स, और उनमें बैक्टीरियल सेल्स दिखेंगी, ठीक है। तो फंजाई प्लस बैक्टीरिया मिलकर बनाते हैं फ्लॉक्स, इनको फ्लॉक्स कहते हैं। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फ्लॉक्स इनमें बन जाते हैं बिकॉज ऑफ विग्रस एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये सारे बैक्टीरिया और फंजाई खूब जम के पार्टी करते हैं, यानी खूब सारा खाना, इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है डिसॉल्व है उसको डिकम्पोज करते हैं। हम यही चाहते थे कि कोई उस मैटर को डिसॉल्व कर दे, तो वो तो हमने काम निकाल लिया इनसे, इनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराकर। पर अब एक मुसीबत हमारे सामने आ गई, क्या कि ये जो है इसमें से इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर तो खा लिया, लेकिन अगर आप इसी पूरे को एज इट इज़ नदियों में बहा दोगे तो वो जो फंजाई और बैक्टीरिया पार्टी कर रहे थे वो भी तो वहाँ पहुँच जाएंगे।
और वो तो पैथोजेनिक है। सीवेज में रहने वाले फंजाई और बैक्टीरिया तो पैथोजेनिक होते हैं। तो देखो हम कितने मतलबी हैं, पहले तो हमने उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करा दी कि भाई खूब पार्टी करो, खूब आराम से आप उसमें से खाना खाओ और सारा ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म कर दो डिकम्पोज करके, तो उन्होंने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक नेक्स्ट टैंक में लाते हैं। इस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही चल रहा है, ये पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं बच्चों, अब इसमें हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं कराते, तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं ये बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, कुछ मरने लगते हैं, कुछ सेल्स बेहोश, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कहती हूँ बच्चों को कि कुछ बेहोश हो रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, और सब आकर यहाँ नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे बैक्टीरिया और फंजाई जिनको आपने इतनी फेवरेबल कंडीशंस दी थी, अब अनफेवरेबल कंडीशन दे दी, क्योंकि खाना तो वैसे भी नहीं बचा, यहाँ सारा यूज़ हो गया था और ऑक्सीजन आप दे नहीं रहे हो, तो वो सब नीचे गिरने लगते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं, सब नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो आपने इस पूरे को क्या कर लिया, फ्री कर दिया माइक्रोब से, ठीक है। अब ये जो है उसको तो आप बहा देते हो नदियों में, इसको कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी इफ्लुएंट, चाहे तो क्लोरीन वगैरह ऐड करके थोड़ा सा और इसको अच्छा करके फिर बहा सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे इकट्ठा हुआ है ना, इसका नाम क्या है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये भी स्लज है, जैसे यहाँ पर प्राइमरी स्लज इकट्ठा हुआ था, यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है वो भी स्लज कहलाएगा, बट क्योंकि उसमें लिविंग सेल्स हैं, सारी मरी नहीं है, कुछ मर गई हैं, कुछ बेहोश हैं, लिविंग सेल्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई की, तो उसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज, याद रखना, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, देखो हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। हमने सोचा कि यार मिलियंस ऑफ फंजाई और बैक्टीरियल सेल्स हैं, उन्हें हमने अलग तो कर दिया, पर क्या इसका भी कोई यूज़ कर सकते हैं क्या हम, तो हमने हमारा दिमाग दौड़ाया कि यस ऐसा करो, इसको भी यूज़ करो। कहाँ फेंकोगे वरना इतने सारे फंगल और बैक्टीरियल सेल्स को, इसलिए ज़ीरो वेस्ट प्रोसेस बन जाएगा। तो ये जो फंगल और बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनको हम ले जाते हैं एक छोटे से चैम्बर में, मतलब एक सेपरेट चैम्बर में। इस सेपरेट चैम्बर का नाम है, ध्यान से सुनना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये जो स्लज है इसको हम डाइजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो ये स्लज हम सारा यहाँ ले आए और इसमें हमने एनारोबिक कंडीशंस दे दी, तो ये स्लज को डाइजेस्ट करने वाला स्लज डाइजेस्टर है। और इसमें एनारोबिक कंडीशंस क्यों दी हमने, सुनना, क्योंकि इसमें हम ऐड कर देते हैं मीथेनोजेंस को। ये तो मरे हुए हैं, लगभग मरे हुए हैं, बेहोश हैं, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते फ्लॉक्स वाले, तो है ना, तो हमने इनमें मीथेनोजेंस को ऐड किया है और एनारोबिक कंडीशंस दे दी। तो एनारोबिक कंडीशन से जो बचे कुचे थे बेहोश वगैरह वो भी सब मर गए, और इन मरी हुई सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमने मीथेनोजेंस को डाल दिया। मीथेनोजेंस एनारोबिक होते हैं, तो वो इनको खाने लगते हैं, इनका डिकम्पोजिशन करने लगते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन से बताओ कौन सी गैस बनेगी, बायोगैस। तो हमें लास्ट में बायोगैस भी मिल जाती है एसटीपी से ही। बायोगैस प्लांट अलग तो होता ही है, एसटीपी से भी बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज को पंप बैक कर दिया जाता है इसमें, कि जो थोड़े बहुत बेहोश हुए हैं, मतलब हर तरह से हमें अपना काम निकालना है, जो थोड़े बहुत लिविंग अगर रह गए हों और थोड़े से आप वापस यहाँ डाल दोगे तो वो इनोक्यूलम का काम करेंगे। इनोक्यूलम यानी जो इसमें यहाँ से सीवेज के साथ आ रहे हैं, थोड़े और ऐड हो गए, वो भी ग्रो करेंगे और जल्दी जल्दी इसमें पार्टी होगी। पार्टी करने के लिए आपने थोड़े बहुत और ऐड कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। समझ में आ गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें, एक्टिवेटेड स्लज मैंने आपको बता दिया। सैटली हाँ, बीओडी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बीओडी, बीओडी पे भी क्वेश्चन आता है। मैं डायग्राम सहित मैंने अच्छे से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ाया हुआ है, यहाँ तो मैंने सिर्फ रिवीजन दिया है आप लोगों को, ठीक है। इसमें एक चीज़ और सुनना, व्हाट इज बीओडी, बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि ये जो आप एरेशन टैंक में जब ये आया था ना प्राइमरी इफ्लुएंट, तो प्राइमरी इफ्लुएंट का बीओडी इज वेरी हाई। बीओडी होता है किसी भी सीवेज में कितना पॉल्यूटेंट है, तो जितने ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे उतना ही उसमें बैक्टीरियल की ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर बैक्टीरियल और फंजाई ग्रो करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड भी होगी कि जितनी तुम हमें ऑक्सीजन दोगे हम उतनी ग्रो करेंगे, उतना ही और पार्टी करेंगे। तो बीओडी हाई का मतलब बहुत पॉल्यूटेड वाटर है ये। हाई बीओडी का मतलब उसमें इतने सारे ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व पड़ा है कि उसमें खूब सारे बैक्टीरिया और फंजाई के ग्रोथ का स्कोप है, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई है। तो हमेशा ध्यान रखना, बीओडी इज प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेड वाटर। कोई भी वाटर का पॉल्यूशन लेवल जितना ज़्यादा है उतना उसका बीओडी हाई होगा। व्हाट इज बीओडी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर,
कौन सी गंदगी, कौन सी उनका मेन खाना के लिए मैटर क्या है, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इन स्टैंडर्डाइज किया है 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। 1 लीटर ऑफ वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको डीकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसी को बीओडी कहते हैं। तो जब स्टार्टिंग में एरेशन टैंक में प्राइमरी फ्लुएंट आया तब तो बीओडी हाई था, और जब पार्टी लगभग खत्म हो गई तो बीओडी लगभग ना के बराबर हो गया। ये एक मतलब उसमें डिवाइस लगी रहती है बीओडी मेजर करने की। तो जब हमें लगता है कि हाँ यार अब सफिशिएंटली रिड्यूस हो चुका है बीओडी, तो हम एरेशन टैंक से वो सारा का सारा इफ्लुएंट कहाँ भेज देते हैं, सेटलिंग टैंक में, उनको बेहोश करने के लिए, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज बनाने के लिए। फिर एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्टर में भेज देते हैं जहाँ मिथेनोजेंस उनका इंतजार कर रहे हैं, हमने ऐड किया है मिथेनोजेंस को, उससे हमें बायोगैस मिल जाएगी। बायोगैस आपको पता ही है इन्फ्लेमेबल है, तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कुकिंग में, लाइटिंग में, कहीं भी यूज़ हो सकती है। क्या होता है बायोगैस में, मेनली मीथेन गैस होती है, थोड़ा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, थोड़ा CO2 भी होता है। ये बायोगैस का कंपोजिशन है। अच्छा, बायोगैस का कंपोजिशन यहाँ तो ये लिखा है, और आगे जो बायोगैस प्लांट है उसमें भी बायोगैस का कंपोजिशन है। इसमें बायोगैस का कंपोजिशन लिखा है मीथेन, CO2 और H2 लिख दिया। वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड था, यहाँ हाइड्रोजन था। तो ये जो माइनर गैसेज हैं इनका परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही कंपोजिशन है। हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ आ जाए चाहे हाइड्रोजन लिखा हुआ आ जाए, मेन गैस मीथेन है और CO2 भी थोड़े अमाउंट में होती है, ठीक है। डन है क्या, गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पूरा समझ में आ गया अच्छी तरह से। 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम, मतलब सॉरी, पर ये लिखा हुआ है इसमें कि हमने इतने अच्छे प्रोसेस टेक्नोलॉजी तो बनाई, बट बहुत सारे टाउन्स में, बहुत सारी सिटीज़ में ये STPs खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी रिवर्स पॉल्यूट हो रही हैं, स्पेशली गंगा यमुना जैसी रिवर्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक्शन प्लान्स भी बनाए हैं जो इन रिवर्स को पॉल्यूशन फ्री कर सके। अब कितने एग्जीक्यूट हुए हैं कितने नहीं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब कर लोगे तुम, कोई भी क्वेश्चन आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बाई चांस की बात है कि STP से लास्ट 4 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, विच ऑफ, बट इस बार आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। इनमें से क्या भेजा था हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, खुद बताओ, नाम से ही पता चल रहा है स्लज डाइजेस्टर, स्लज को डाइजेस्ट करने वाला। तो प्राइमरी स्लज तो है नहीं, सो एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज में तो डेब्रिश, सैंड, पेबल्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। गुड क्वेश्चन। बोल रहा है कि इनमें से क्या जो सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी जो आप नहीं पढ़ते कोलॉइड सस्पेंशन, जो थोड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में इजीली दिखाई देते हैं, उनको रिमूव कर कब किया था हमने, फिजिकल ट्रीटमेंट से, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से। तो वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। बायोलॉजिकल में तो क्या रिमूव, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या रिमूव करा है हमने, जो घुला हुआ ऑर्गेनिक मैटर है जो हमें दिख नहीं रहा वो रिमूव किया, और जो दिख रहा है फ्लोटिंग डेब्रिश है, स्मॉल पेबल्स हैं, वो सब आपने किससे रिमूव किए हैं, फिजिकल प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से। Then what gases are produced in anaerobic sludge digester? Biogas। इसमें से बायोगैस कौन सी है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ऑप्शन 2, ये O2 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डोमेस्टिकेटेड सीवेज इन लार्ज सिटीज। 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो घरों से निकलने वाला सीवेज है, उसके लिए इसमें से क्या सही है, इट इज़ हाईली पोल्यूटेड, तो BOD हाई करूँ कि लो, हाई। सो इट हैज़ अ हाई BOD as it contain both aerobic and anaerobic bacteria, ठीक है। ये मुझे तो थोड़ा सा अभी डाउटफुल लग रहा है, एरोबिक तो होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं क्या, वो हम आगे कंफर्म कर लेते हैं। इट इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अरे बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन सेट किए हैं बच्चों। ये कह रहा है कि जब हम इस डोमेस्टिक सीवेज को प्रोसेस करते हैं STP में, तो पहले हम एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, यस, और फिर एनारोबिक को यूज़ करते हैं। एक्चुअली एनारोबिक को स्लज डाइजेस्टर में यूज़ किया था हमने, ठीक है। तो उसे एज सच तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट मानते हैं क्या, लिखा है क्या NCERT में, देख लो। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वाला पॉइंट है वो भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है क्या। स्मॉल पार्ट इज पम्प्ड बैक, द रिमेनिंग पार्ट इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज। ये लार्ज टैंक्स है ना, मैंने गलती से बोल दिया था स्मॉल। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो इसको मान लो तुम, सेकेंडरी का पार्ट मान लो, ठीक है।
चलो तो इसको तो सही मान लेते हैं, ये मुझे सही लग रहा है, फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ। व्हेन ट्रीटेड एन एसटीपी डज नॉट रियली रिक्वायर द एरेशन, ये तो गलत है। एसटीपी में एरेशन टैंक की ज़रूरत है। इट हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, नहीं इसमें सॉलिड्स वगैरह तो कम होते हैं, मेन तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब हमें बताना है इन दोनों में से क्या करें, ये देख लेते हैं। वैसे डोमेस्टिक सीवेज में मुझे नहीं लगता एनारोबिक होते होंगे, क्योंकि एनारोबिक अगर उसमें होते तो वो जिंदा कैसे रहते, वहाँ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर भी कोई लाइन लिख रही है क्या एनसीईआरटी में, लेट मी चेक। ये कह रहा है कि ये जो सीवेज आता है, इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब्स होते हैं, ये हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं। एंड बिफोर डिस्पोजल इट इज़ ट्रीटेड इन दिस इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो फ्लॉक्स बन रहे हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं, नेचुरली पहले से प्रेजेंट है वो सीवेज में। नहीं बच्चों, ए वाले को मैं गलत मान रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता पहले से उसमें एनारोबिक रह सकते होंगे, क्योंकि एनारोबिक को रहने के लिए ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस चाहिए, और सीवेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों साथ में रह सके। हमने भी अलग अलग चैम्बर में उनको यूज़ किया है, ठीक है। तो फिर जो करेक्ट है वो यही हुआ, ठीक है। इसका मतलब स्लश डाइजेशन को भी ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट मान रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पहले आते थे, अब तो आपको बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस देते हैं। कंफ्यूजन देना है तो लॉजिकली पूछते हैं, ठीक। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली इनमें से बताओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो बायोलॉजिकल है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। ध्यान से पढ़ लेना, जब सीवेज पर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यानी मिथेनोजेंस ग्रो कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मीथेन गैस बन रही है, बायोगैस बन रही है। बायोगैस को मार्श गैस कहते हैं, ये बात कितने बच्चों को नहीं पता, नहीं पता तो लिख लो एनसीईआरटी में। क्योंकि बायोगैस मार्शी सॉइल जो होती है ना बच्चों, जो दलदली सॉइल होती है, जो दलदली इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत दलदल कीचड़ होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है मिट्टी में, पानी बहुत ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैसे होगी, तो जनरली मार्शी सॉइल में मिथेनोजेंस रहते हैं, और इसीलिए मीथेन गैस को मार्श गैस बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली भी मार्शी एरिया से मीथेन गैस बनती रहती है। तुम्हारे वो चैप्टर हट गया ना एनवायरमेंटल इश्यूज, वहाँ पर एक लाइन थी इसके बारे में, ठीक है। बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। मिथेनोजेंस के कौन कौन से हैबिटेट पढ़े देखो हमने, एक हमने 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि मिथेनोजेंस रुमेन, जो कैटल्स हैं उनकी रुमेन में रहते हैं, काऊ बफेलो के रुमेन में रहते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, इसलिए तो काऊ डंग में मिथेनोजेंस होते हैं। एक हैबिटेट मैंने आपको बताया अभी कि मार्शी सॉइल में रहते हैं, और तीसरा एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर्स में भी आप मिथेनोजेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट। बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट में अगेन वही, एक तो इनका नाम दे रखा है, इनके ग्रुप को कहते हैं मिथेनोजेंस। उनमें कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं, उनमें से एक है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजन इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया, ठीक है। देन ये देखो यहाँ पर इनकी वाली एप्लीकेशन भी लिखी है। अभी यहाँ क्लियर याद रखना, ये पूरा एनारोबिक है, एसटीपी पूरा एरोबिक है, बस लास्ट में वो तो हमने स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया था, और बायोगैस पूरा एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। बायोगैस का कंपोजिशन मैंने तुम्हें अभी भी बता ही दिया, इसके तो डायग्राम से याद रख सकते हो। बायोगैस मेनली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा काम आता है ये वाला मेथड, क्योंकि बायोगैस बनाने के लिए आपको बहुत सारा काऊ डंग चाहिए, कैटल डंग चाहिए, या जो भी एनिमल हाउसेज हैं जहाँ पे गौशाला वगैरह जहाँ पे बहुत काऊ डंग अवेलेबल है, वहीं पर आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। एनारोबिक चैम्बर होता है, डाइजेस्टर, इसमें यहाँ पे स्लरी मतलब काऊ डंग और वाटर को मिक्स करके इस चैम्बर में भर देते हैं, यहाँ से धीरे धीरे इनलेट के थ्रू यहाँ आता रहता है, ठीक है। इसमें पहले से मिथेनोजेंस हैं, हमें ऐड करने की ज़रूरत है क्या, काऊ डंग में तो ऑलरेडी मिथेनोजेंस हैं, तो आपको इनोक्यूलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही एनारोबिक कंडीशंस मिली, ये अब ये पार्टी शुरू कर देंगे, ठीक है। वो एरोबिक में करते हैं फ्लॉक्स, ये एनारोबिक में करते हैं। तो जैसे ही एनारोबिक कंडीशंस मिली, खाना तो है ही, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। जब ये उसे डिकम्पोज करेंगे तो बायोगैस बनेगी। तो अंदर एक हमने ऐसे अंदर से खुला हुआ ये एक वो लगा दिया गैस होल्डर, इसमें लगातार बायोगैस इकट्ठी होती रहेगी, जैसे जैसे गैस भरेगी हल्का होगा, ये ऊपर की तरफ जाता जाता है। पहले इतना होता है धीरे धीरे, इसका मतलब इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि बायोगैस बन रही है, ओके। और ये इससे लगातार कलेक्ट करने के लिए इसको एक पाइप से कनेक्ट करके रखते हैं, यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है, जब ये काफ़ी ऊपर आ जाता है तो वॉल्व खोल के गैस को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये वापस नीचे हो जाता है, वॉल्व बंद कर देते हैं, फिर और बायोगैस बनती जाती है, यहाँ से लगातार नया मटीरियल ऐड होता जाता है, सिंपल। और एक और बात सुनो,
कि जब ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं काऊ डंग का, तो ब्रेक डाउन से कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो वेस्ट भी बचा होगा ना, तो वो जो वेस्ट है उसको भी अगेन स्लज कहेंगे। वो इन्होंने ऐसे ऊपर से दिखाया है, ये यहाँ लगाएंगे, यहाँ पाइप होना चाहिए, यहाँ पे स्लज इकट्ठा होता जाता है और वो स्लज फेंकते नहीं है, ये भी जीरो वेस्ट प्रोसेस है। वो स्लज एज अ फर्टिलाइजर मिट्टी में डाल दो, खाद है वो एक तरह की, ठीक है, तो उसको आप मिट्टी में डाल दो। काऊ डंग से खाद भी तो बनती है, यहाँ आपने बायोगैस भी बना ली और खाद भी बना ली, ठीक है, सिंपल। इस मेथड को इंडिया में ही डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? 2 इंस्टीट्यूट्स ने, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद, अभी देखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोगैस? इन्फ्लेमेबल है तो कुकिंग और लाइटिंग में यूज होती है। डन। देखो क्या क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन था, इससे भी लास्ट। ज़्यादातर मैंने तुम्हें कहा ना लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं बच्चों, वो जो अभी हमने साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह किया ना उससे आए हैं, बट हमें नहीं पता ना किससे क्या पूछ लें, तो हमें तो पूरा रिवीजन करना है। द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेज मिथेनोजन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? इन गोबर गैस, इसको गोबर गैस भी कहते हैं क्योंकि गोबर यानी डंग से बन रही है। द मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा? मीथेन का होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन्स आर मोस्ट अबंडेंट इन, इनमें से कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको? सल्फर रॉक, पॉल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग या कैटल यार्ड में, बट ऑब्वियस क्योंकि वहाँ पे काऊ डंग है खूब सारा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट बताना है हमको, 2010 का क्वेश्चन है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं उस वर्ड पे हमारा ध्यान नहीं जाए, एनारोबिक हैं, गलत। मीथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक, अब यहाँ पे ये एन वो है मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं तो यार, क्या बोलते थे बच्चों, ए एन दा को आर्टिकल है ना, इज एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रुमेन ऑफ कैटल, है ना, ठीक है। और बाई चांस इस तरह के उसमें तुम्हें कन्फ्यूजन हो, अगर तुम्हारे पास हिंदी वर्जन अवेलेबल है ना, वहाँ देख लेना, बस तुम्हें हिंदी का वर्ड इसका एग्जैक्टली आएगा नहीं, बट अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार मिसप्रिंट होगा तो NTA की गलती कि उन्होंने दूर दूर क्यों लिखा, आप तो इसको एरोबिक ही पढ़ोगे, तो ये क्या है, ये गलत है क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम को एरोबिक बोल रहा है। फिर भी तुम्हें डाउट है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, मिल गया हमें, प्योर मीथेन, फिर गलत, प्योर मीथेन नहीं है, मैक्सिमम मीथेन है। एक्टिवेटेड स्लज, सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक, सेटलिंग टैंक बोलते हैं जिसमें ये नीचे बेहोश होकर गिर रहे थे, ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। यस, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई ही थे ना, तो ये सही है, यानी कि 4th इज द करेक्ट वन। जो एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट है, यानी जो एक्टिवेटेड स्लज नीचे गिर गया है वो कहाँ गिरा है? सेटलिंग टैंक में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दौरान। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यस, इसीलिए हमने उसको पम्प्ड बैक भी किया था। डन है क्या? चलिए अब आ जाते हैं इसके लास्ट 2 एप्लीकेशंस हैं और दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स, पूरा नहीं बताऊंगी, बहुत अच्छे से एक लाइन पढ़ाई हुई है मैंने। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब आप पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स की जगह प्रिडेटर्स को यूज़ करो। उस पेस्ट का कोई ना कोई प्रिडेटर होगा, नेचर ने बहुत सारी फूड चेन्स बनाई हैं, हर किसी को खाने वाला कोई ना कोई दूसरी स्पीशीज़ होती है, तो ऑर्गेनिक फार्मर्स कहते हैं कि आप प्रिडेटर्स पे वर्क करो। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मतलब इंपॉर्टेंट क्या लाइंस दे रखी हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, क्वेश्चन तो सीधा एग्जाम्पल्स में से आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं आप प्रिडेटर्स को खोजो, और प्रिडेटर्स के बारे में अगर आपको पता है तो उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रिडेटर को यूज़ करो। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, इसको भी आप एक टेबल बनाकर याद करेंगे। आई थिंक 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों बीटल्स का। बीटल्स होती है ना, रेड एंड ब्लैक कलर की मार्किंग वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना। तो इस बीटल का नाम है लेडी बर्ड एंड दूसरे हैं ड्रैगन फ्लाइज। लेडी बर्ड एक बीटल है, ड्रैगन फ्लाई अलग है, दोनों अलग अलग कंट्रोलिंग एजेंट है, दोनों प्रिडेटर हैं। ये खुद भी दोनों इंसेक्ट हैं और ये खाते भी इंसेक्ट्स को हैं। कौन किसको खाता है? यू हैव टू रिमेंबर, जो लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड इज़ अ बीटल बच्चों, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये बच्चों के लिए। लेडी बर्ड खाता है एफिड्स को और ड्रैगन फ्लाई खाती है मॉस्किटोज को। ड्रैगन फ्लाई खाती है मच्छरों को, मॉस्किटोज को।
ठीक है। ये बीटल एक्चुअली बीटल जो दिखते हैं पहले के टाइम में, जो लेडी उसको कहते थे किंग की वाइफ है ना, फर्स्ट लेडी, तो वो कुछ ओढ़ती थी अपने ड्रेस पर, बड़ा सा एक गाउन टाइप क्या था पता नहीं, आई डोंट नो, वो उसकी अपीयरेंस से रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती थी उस पर, इसलिए इस बीटल का नाम लेडी बर्ड पड़ गया। किस अजीब सा नाम है, नाम से लग रहा है कोई बर्ड है ना। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है ना बायो में, बट कोई नहीं, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेंगी। सो लेडी बर्ड एक बीटल का नाम है, वो एफिड्स को खाती है और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को खाती है। तो इनमें पेस्ट कौन है? ये पेस्ट है बच्चों, ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एफिड्स और मॉस्किटोज, और ये हैं इनके प्रेडेटर्स। तो हमें किसको यूज़ करना है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट? इनको, इन्हें आप जहाँ पर भी इनसे ज़्यादा खतरा है वहाँ इनको डाल दो तो ये अपने आप भाग जाएंगे उस जगह को छोड़कर। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये तो एक बैक्टीरिया है, सबको पता है, इसके बारे में तो अच्छे से बायोटेक में पढ़ाया था। हाँ, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो। बायोटेक में हमने बैक्टीरिया को यूज़ नहीं किया था, बैक्टीरिया के क्रायोजीन को निकाल कर उसे प्लांट में डाला था और प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया था। अब प्लांट खुद बीटी टॉक्सिन बना रहा है, क्रायोजीन आ गया प्लांट के पास, खुद बीटी टॉक्सिन बना रहा है। जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा तो बीटी टॉक्सिन उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा। यहाँ आप कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग अप्रोच है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रही है कि आप इन बैक्टीरिया को स्पोर्स की फॉर्म में सैशे में पैक करो, आप लेबोरेटरी में कल्चर करो इन बैक्टीरिया भी तो स्पोर बनाते हैं, तो बैक्टीरिया के स्पोर्स को सैशे में पैक करो, ड्राइड स्पोर्स को, ठीक है, और फिर फार्मर्स को दे दो वो सैशे पैकेट्स। ठीक है, फार्मर को कह दो कि आप पानी में इनको मिक्स करना है स्पोर्स को और स्प्रे कर देना प्लांट्स पर। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, ब्रासिका इज़ वल्नरेबल प्लांट, ब्रासिका पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ये भी पढ़ा है ना हमने कि बीटी टॉक्सिन हर इंसेक्ट पर अटैक नहीं करता, कॉलियोप्टेरन, डिप्टेरन और लेपिडोप्टेरन इन्हीं पर जनरली अटैक करता है। तो ब्रासिका ध्यान है, ब्रासिकेसी फैमिली, सरसों वगैरह। अगर आपको इन फसलों को बचाना है तो आप बीटी स्पोर्स खरीदो मार्केट से। ये बैक्टीरिया हमें किस फॉर्म में मिल रहे हैं मार्केट में? बीटी स्पोर्स, ड्राइड स्पोर्स बीटी के, और उनको पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दो। कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे आप यहाँ पर, ठीक है। और जब आप उन्हें स्प्रे करोगे तो आपकी क्रॉप्स को कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही वो इंसेक्ट्स आपकी क्रॉप्स को खाने आएंगे तो क्रॉप्स पर जगह जगह स्पोर पड़े हुए हैं बैक्टीरिया के, और वो क्या कर रहे हैं? वो टॉक्सिन्स बना रहे हैं। तो वो टॉक्सिन्स कहाँ चले जाएंगे? इन इंसेक्ट्स की गट में, और वही सेम मैकेनिज्म मिडगट को, एपिथेलियल सेल्स को लाइसिस कर देंगे, स्वेलिंग कर देंगे, पोर्स कर देंगे। याद है, अच्छे से पढ़ा था हमने बायोटेक में। ठीक, क्लियर है? द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स। जो इंसेक्ट्स की कैटरपिलर स्टेज है उन्हीं को किल कर देंगी, बाकी किसी पे कोई अटैक नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस दिस टॉक्सिन जीन इनटू डायरेक्टली प्लांट। तो अब बीटी स्पोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है अगर उस फार्मर के पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है। तो नहीं है, कॉस्टली है, नहीं खरीद सकता, तो उसे भी बीटी स्पोर खरीदने पड़ेंगे। तो आप डिफरेंस समझ गए ऑर्गेनिक फार्मिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने सीधा बैक्टीरियल स्पोर्स को स्प्रे किया है, हर बार करना पड़ेगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने प्लांट को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, उसके अंदर वो जीन है जो बैक्टीरिया का जीन है, क्रायोजीन। तो आपको बार बार, अगर एक बार फार्मर के पास वो बीटी क्रॉप्स हैं तो वो बीटी क्रॉप्स के जो बच्चे हैं, प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन है, उनसे फिर नई क्रॉप उगाता रहे। सबके अंदर होंगे जीन, तो ठीक है, जीन तो इनहेरिट होते हैं ना, ये तो बार बार उसे खरीदना पड़ेगा। समझ गए डिफरेंस दोनों में? चलिए, चौथा एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है? यही ट्राइकोडर्मा। फोर्थ एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, स्पीशीज़ का नाम नहीं दिया। ये कुछ रूट पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे आप उनके लिए केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, बट आप रूट पैथोजेंस को रूट इकोसिस्टम में डाल दो, ट्राइकोडर्मा को रूट इकोसिस्टम में डाल दो। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में कहीं भी वायरसेस का नाम नहीं पढ़ा, बट दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, दैट इज बैक्यूलोवायरस, जो हमारे लिए यूजफुल है बच्चों। बैक्यूलोवायरसेस का जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इन्हीं का जीनस है ये, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस नाम पढ़ लेना है। पॉलीहेड्रल शेप के होते होंगे इसलिए पॉलीहेड्रल वायरस। तो ये जो वायरसेस हैं बच्चों, ये कुछ इंसेक्ट्स पर अटैक करते हैं, कुछ पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स। वो नाम भी नहीं दिए इन्होंने कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं, बस सिर्फ लिखा है कि दे अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स भी आर्थ्रोपोड्स ही हैं। तो अगर
किसी एरिया में इन पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड्स का अटैक बहुत ज़्यादा है तो वहाँ आप इन बैक्यूलोवायरसेस को डाल दो। ये बैक्यूलोवायरसेस क्या करेंगे, दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्पीशीज स्पेसिफिक है, सिर्फ इन्हीं आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। सो नैरो स्पेक्ट्रम हुए, इंसेक्टिसाइडल तो हुए क्योंकि इंसेक्ट्स को किल कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई किसी को डाउट हो कि आपने बैक्यूलोवायरसेस को डाल रखा है, उन प्रोडक्ट्स को हमने खाया या बर्ड्स ने खाया तो उन पे भी ये वायरस डिजीज हो जाएगी, नहीं, दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, जस्ट लाइक बीटी, वो बैक्टीरिया है, ये वायरस है। डन। तो ये 5 एग्जाम्पल इसी तरह से आपको ध्यान रखने हैं, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज मत होना किस पर अटैक कर रहा है, कौन बायो कंट्रोल एजेंट है। डन। इसमें एक और लाइन लिखी है, बैक्यूलोवायरसेस को जनरली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में यूज़ करते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नहीं, यहाँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जिन, अगर हम इंसेक्टिसाइड्स को अंधाधुंध स्प्रे कर देते तो जो टारगेटेड इंसेक्ट थे वो तो मरते ही, नॉन टारगेटेड भी मर जाते। तो अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहाँ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो और कहीं भी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर इन स्पेसिफिक एजेंट्स को यूज़ करना चाहिए, जो नैरो स्पेक्ट्रम है उन्हें यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। बाकियों का ध्यान रखकर सिर्फ पेस्ट को ही वहाँ से भगाना, ठीक है। देखें इसके क्या क्या क्वेश्चन हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन है हमारे पास 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल। इसका मतलब 2024 का हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला ना बच्चों इस चैप्टर में, 2024 में इस चैप्टर से दिया ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 5 क्वेश्चन दे दिए। देखो ऐसे करते हैं कभी कभार, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंस है एटलीस्ट उससे एक क्वेश्चन तो दो, बच्चे इतनी मेहनत से पढ़कर आते हैं चैप्टर को, ठीक है। चलिए होपफुली इस बार ऐसा ना हो। विच कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट डिजीजेस में अभी हमने देखा था लैक्टोबैसिलस, क्लोरेला, एनाबिना या ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा रूट पैथोजेंस को ग्रो करने से रोकेगा, ठीक है। क्लोरेला याद आ रहा है कि किसी को, क्लोरेला कहाँ पढ़ा था हमने, स्पाइरुलिना, क्लोरेला एल्गी है ये। क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन SCP की तरह यूज़ करते हैं, प्रोटीन रिच एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी है बच्चों। एक कॉलेरा भी होता है, कॉलेरा बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा डिजीज़ है जो विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, वॉमिटिंग, है ना, हैजा जिसको बोलते हैं, वो कॉलेरा है, ये क्लोरेला है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स का ग्रुप चूज करना है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखो जनरली आप लोग क्या करते हैं ना, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर देते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स वो हैं जो किसी पेस्ट को खाएंगे, और बायो फर्टिलाइजर्स वो हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे बच्चों। इसको भी हाथ के हाथ बता देती हूँ। बायो फर्टिलाइजर्स में कौन आएगा, बायो फर्टिलाइजर किसी को खाना नहीं है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट आप इसको इसलिए नहीं डाल रहे मिट्टी में कि ये पेस्ट को खा जाएं, आप इन्हें इसलिए डाल रहे हो कि ये क्या करें, ये मिट्टी की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें। तो इसमें 3 एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, राइजोबियम हो गया। एक एग्जाम्पल तो राइजोबियम हो गया जो सिर्फ वहीं यूज होगा जहाँ लेग्यूम प्लांट्स हैं। इट इज़ अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, यू नो, ठीक है। नॉट ओनली, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा राइजोबियम को यूज़ करो, बहुत सारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं, यहाँ पर दे रखा है। ये देखो फ्री लिविंग, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में आता है एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर था ना प्लांट फिजियोलॉजी में, तब बहुत डिटेल में आता था, बट अब ये टॉपिक डिटेल में नहीं है, सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। देन ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा का, ये भी आप बहुत चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। माइको यानी फंजाई, राइजा यानी रूट, रूट्स में रहने वाले फंजाई। किसकी रूट्स, जनरली हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में कौन, जनरली जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस, ठीक है। कॉनिफर्स में पढ़ा था ना हमने, साइकस में कॉरेलॉइड रूट, पाइनस में माइकोराइजा, CCPM, ठीक है। सो माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक है। यहाँ पे इस फंजाई का जीनस दे रखा है बच्चों। माइकोराइजा में जो फंजाई होते हैं उनके नाम हम नहीं पढ़ते, बट उसका जीनस दे रखा है कि ये वाले फंजाई जीनस ग्लोमस से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है इस पे ही क्वेश्चन पूछ लें। फंजाई का काम क्या है आपको पता है, फंजाई में फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे टावल्स में कॉटन फाइबर्स होते हैं वो जनरली वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे फंगल फिलामेंट्स का भी नेचर है, दे हैव वेरी गुड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो आप इमेजिन करो एक
प्लांट का, ट्री का रूट सिस्टम जिसमें खूब सारे फंजाई फिलामेंट्स हैं, तो वो जितना चाहे पानी में से मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। तो पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से, पानी को तो एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे, तो एक तो प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, प्लस पानी के साथ साथ फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब, जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लस साथ में और क्या इनसे एडिशनल एडवांटेज है पता है, अगर किसी प्लांट की रूट में माइकोराइजा है तो कोई और वहाँ ग्रो करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ट्राइकोडर्मा पैथोजेंस को रोक रहा था, वैसे माइकोराइजा भी पैथोजेंस को रोकेगा। और अगर कहीं पर सूखा पड़ रहा है या सैलिनिटी यानी पानी की कमी है, तो भी उस प्लांट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंजाई की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज़ वेरी गुड। देन बट ऑब्वियस इन सारी चीज़ों से प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड, ये तो आप मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं, तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पढ़ते आए हैं, साइनोबैक्टीरिया आर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स, नॉस्टॉक, एनाबीना, है ना, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये नया एग्जाम्पल है, वहाँ नहीं था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वैसे मैंने लिखवा दिया था। तो ये सब आर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी हैं, ये फ्री लिविंग भी हैं। फ्री लिविंग तो हो ही सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये, ठीक है, क्लियर। इन पैडी फील्ड्स, चावल के खेतों में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, चावल के खेतों में पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर एक फर्न होती है बच्चों, दैट इज़ एजोला फर्न। उस एजोला फर्न के अंदर रहते हैं एनाबीना, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, तो दे आर वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो बस ये 3 एग्जाम्पल हैं। तो आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स को मिक्स नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना कि सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट यानी पेस्ट को किल करने वाले, पेस्ट किलर्स, बस ऐसे लिख लेना आप तो, ठीक है। तो नॉस्टॉक पेस्ट किलर है क्या? नहीं। एजोस्पाइरिलम है क्या? नहीं, ये है। देन बैसिलस thuringiensis है। टबैको मोज़ेक वायरस नहीं है। एफिड्स तो खुद एक पेस्ट है। ट्राइकोडर्मा है, बैक्यूलोवायरस है, बैसिलस thuringiensis भी है, तीनों मिल गए। ऑसिलेटोरिया नहीं, फर्टिलाइजर है, ये भी फर्टिलाइजर है, ये है, तो ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन IPM, आ गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इनमें से कौन है जिसको हम IPM प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में यूज़ करते हैं, जो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम हो। और नैरो स्पेक्ट्रम कौन है? स्पीशीज स्पेसिफिक, सिम्बायोटिक तो नहीं पढ़ा हमने, स्पीशीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ भी लिखा है नैरो स्पेक्ट्रम, बट ये सारे वर्ड गलत हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक नहीं होते न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोब यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर हैं वो सरसों ब्रासिका वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, तो BT को यूज़ करेंगे यहाँ पर आप, बैसिलस thuringiensis, कैटरपिलर वर्ड आया था ना। नेक्स्ट, which is an example of carrying out bio control of pest using microbes। तो आपको फिर से पेस्ट किलर चूज करना है। ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन, यस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट वाइट रस्ट इन ब्रासिका, नहीं, ये आर्थ्रोपोड्स को मारता है। वाइट रस्ट एक फंगल डिजीज है बच्चों, याद है, रस्ट एंड स्मट बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ा था, यूस्टिलेगो और पक्सीनिया। पक्सीनिया रस्ट करता है और यूस्टिलेगो स्मट डिजीज करता है। BT कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड, बात तो सही है कि BT कॉटन कॉटन यील्ड को बढ़ाता है, बट उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड्स इन मस्टर्ड, जो लेडी बर्ड बीटल है वो एफिड्स को मारती है, बात बिल्कुल सही है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से क्या चूज करोगे बच्चों? 2 ऑप्शन है आपके पास, तो देखो यहाँ लिखा है यूजिंग माइक्रोब्स, है ना, तो माइक्रोब्स में कौन आएगा? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फंजाई माइक्रोबियल फंजाई है, सो इसलिए ऑप्शन 1। लेडी बर्ड बीटल माइक्रोब थोड़ी ना है, लेडी बर्ड बीटल एक बायो कंट्रोल एजेंट तो है, बट वो माइक्रोबियल नहीं है। माइक्रोबियल में जो मैंने 5 नाम लिखवाए आपको, उनमें से माइक्रोबियल में आ जाएगा पॉलीहेड्रोवायरसेस, ट्राइकोडर्मा एंड BT बैक्टीरिया। बाकी के जो 2 हैं, ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड बीटल, वो माइक्रोब की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यस दे आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। अ कॉमन एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, पेस्ट किलर कौन है इनमें से? कॉमन पेस्ट किलर पूछा है। अब वैसे तो सारे ही पेस्ट किलर है, कोई हिंट भी नहीं दी, 2010 का क्वेश्चन है, आ जाते थे इस तरह के क्वेश्चन पहले। तो कॉमन पूछा है तो फिर क्या करें बच्चों, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। अ कॉमन कंट्रोल बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? प्लांट डिजीज के लिए ये भी सही है, ट्राइकोडर्मा भी सही है, चलो ग्लॉमस को हटा दूँ, ये कभी कभी यूज़ होता है तो कॉमन नहीं है, पर 2nd और 4th में से क्या चूज़ करें हम?
कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट, वाह, ऐसी कोई लाइन लिखी है क्या एनसीईआरटी ने? देखना ज़रा। A biological control being used in the treatment is fungus, free living fungi, root ecosystems. कॉमन बीटी को ही कहा होगा, पक्की बात है, और तो किसे कहेंगे, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं, वेग क्वेश्चन नहीं बनाना हमें कि कुछ भी पूछ लें। बायो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन और देख लो, देन दिस सेशन विल बी ओवर। मिसमैच बताना है बच्चों आपको। मिसमैच कौन सा है बताओ? रोडोस्पाइरिलम माइकोराइजा में फंजाई होता है, बैक्टीरिया नहीं होता। एनाबीना एक नाइट्रोजन फिक्सर है। राइजोबियम में अल्फाफा, ये अच्छा अल्फाफा एक बीन है बच्चों, बीन्स, तो बीन्स में राइजोबियम होता है, लेग्यूम है, तो ये सही है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट फिजियोलॉजी से उठ के आ गया, कोई बात नहीं। और फ्रैंकिया ये भी वहीं से उठ के आ गया। ये एल्नस एक प्लांट है और फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है। जैसे लेग्यूम्स में राइजोबियम रहता है, वैसे एल्नस प्लांट में फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया रहता है, ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। तो हमें मिसमैच बताना है, तो मिसमैच हो गया ऑप्शन 1, बाकी सारे सही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद, अभी बताया था, देखो एजोला, जो राइस फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड्स, उनमें एजोला फर्न होती है, एजोला फर्न में एनाबीना रहता है, सो ऑप्शन 2, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प देम इन न्यूट्रिशन? प्लांट के साथ सिम्बायोटिक है बच्चों, तो सिम्बायोटिक में या तो राइजोबियम होगा या माइकोराइजा होगा। ये रहा माइकोराइजा, मिल गया मुझे। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, एस्परजिलस का यहाँ कोई रोल नहीं है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। देन अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर, बैक्टीरिया होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक यानी साइनोबैक्टीरिया हो गया, और नाइट्रोजन फिक्सर भी होना चाहिए और सिम्बायोटिक भी होना चाहिए। इज फाउंड इन, अच्छा फाउंड इन किस प्लांट में आपको वो मिलेगा, उसका नाम नहीं पूछा, इट इज फाउंड इन। तो देखो, तो क्या करें हम इसमें बच्चों, इसमें आप ऐसे करो इस क्वेश्चन को, प्रोकैरियोटिक, साइकस तो हटा दो, नहीं रुको, साइकस में कॉरेलॉइड रूट्स होती थी, कॉरेलॉइड रूट्स में यही है, कॉरेलॉइड रूट्स में वो रहते थे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया की ही बात हो रही है, तो ऑप्शन 2 ही होगा, ठीक है। पाइसम सटाइवम तो पी प्लांट है, साइसर मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, बट अभी ध्यान से निकल रहा है, और एलनस प्लांट में भी नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है क्या बच्चों, सही है। एलनस अभी बताया मैंने तुम्हें, इसमें फ्रैंकिया मिलेगा तुमको, फ्रैंकिया साइनोबैक्टीरिया नहीं है, सिम्बायोटिक है, इसी से न्यूट्रिशन लेता है, हेट्रोट्रॉफिक है इसकी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच, ये पहले इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस आते थे इस चैप्टर से, अब देखो सब पुराने हैं, 2011-12 के, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, अभी बताया था, जो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा वो फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्लोमस जीनस, ठीक है। विच इज़ नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? राइजोबियम है, माइकोराइजा है, नॉस्टॉक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं इसके बारे में हम, वैक्टर की तरह यूज होता है ये। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप, ये कहाँ से पूछ लिया इन्होंने? एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से बायो फर्टिलाइजर कौन है? अब इसमें क्या करें हम, देखो राइजोबियम तो लेग्यूम्स में रहता, अच्छा मिल गया ना, राइजोबियम लेग्यूम्स में रहता है, और सोयाबीन क्या है? सोयाबीन क्या है बच्चों? एक लेग्यूम ही है। ऐसे कभी कभी ना इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, है ना, मैं सोच रही थी यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप जितने जब भी अटको ना क्वेश्चन से बात करो, वहीं पे कुछ सोचो उससे क्या रिलेटेड टर्म्स हैं, तो कभी ना कभी आपको हिंट मिल जाती है जनरली, ठीक। ये दोनों फ्री लिविंग है, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया। चलिए एक और क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, ठीक है। यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी दो अलग अलग अप्रोच है, 3 तरह के बताए थे ना एग्रीकल्चर मैंने आपको बायोटेक एप्लीकेशंस में, एक है केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरी है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर, तो ये गलत हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, हाँ ये कहती है कि आप या तो बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करो या नेचुरल खाद यूज़ करो, पर आप केमिकल्स मत यूज़ करो। डज नॉट यूज़ पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया, यस ऑर्गेनिक फार्मर्स कहते हैं कि भाई आपको कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना। प्रोड्यूस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये तो कैसे करेंगे, रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, देखो करेक्ट बताना है हमें, तो बी और सी तो करेक्ट है ही हमारा,
बी और सी लग रहा है मुझको यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको वेजिटेबल्स को किसी स्पेशली विटामिन और मिनरल्स में रिच बनाना है ना बच्चों, तो उसके लिए तो आपको उसमें या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, या एक पहले स्ट्रैटेजी चैप्टर में बायो फोर्टिफिकेशन नाम का प्रोसेस था वो अब हट गया है, वो करना पड़ेगा। सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो आप उसको विटामिन एंड मिनरल रिच नहीं बना सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स, वही आ गया दोबारा, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स यानी चावल के खेत, तो उसमें फर्न है एजोला, फर्न है एजोला। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आया था, कंफ्यूज किया था इसने बच्चों को। एजोला फर्न में बच्चों एनाबीना, एनाबीना होता है ना, हमने तो यही पढ़ा है कि जो बीजीए साइनोबैक्टीरिया है वो एनाबीना है, और एनाबीना इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। अगर एनाबीना ऑप्शन में नहीं है तो उसी की कैटेगरी का आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, दैट इज ऑसिलेटोरिया। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ बीजीए, ये भी बीजीए, तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे ऑप्शन 3 करेंगे। ठीक है, विच इज़ नॉट, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ना ये लास्ट के क्वेश्चंस करने में, बिल्कुल थोड़े अलग ही टाइप के से क्वेश्चंस हैं, मतलब एनसीआर, इसीलिए कह रही हूँ मैं आपको कि और वेरी लकी और वेरी फॉर्चुनेट कि अब आप लोगों से एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पूछी जाती है। अगर उलझाया भी जाता है तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स देकर उलझाया जाता है, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता। अब विच इज़ नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्लोमस होता है, ऑसिलेटोरिया होता है। स्नेल और अर्थवॉर्म में से क्या चूज़ करोगे बताओ? अर्थवॉर्म फ्रेंड ऑफ फार्मर, वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ होता है, तो ये भी यूज़ होता है। स्नेल्स का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, अर्थवॉर्म चाहे दे नहीं रखा बट हम लॉजिकली कह सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा, ये भी फालतू में दे दिया तुम्हें, तुम तो माइकोराइजा से कर लो इसको, माइकोराइजा ग्लोमस जीनस से होता है, ऑप्शन 2। ठीक है, लो भाई ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस किए हमने उनको देख के प्लीज़ घबराना मत, 2010-11 के क्वेश्चन थे, बाद में कभी रिपीट नहीं हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, और वैसे भी आप देख लो इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल, मतलब जनरली नहीं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से इस चैप्टर की एक टेबल बना के रख लेना, नीट के एक दिन पहले चाहो तो उस टेबल को देख लेना। वैसे अब तो नीट दूर है ही नहीं, अब तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमारी 12th का मेजर पार्ट सारा कवर हो गया, बस हमारी इकोलॉजी रह गई है। इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं, उनको फटाफट से हम कवर कर लेंगे, एंड विद इन 1 और 2 डेज कोशिश करूँगी एक दिन में 2 सेशंस अपलोड कर सकूँ, तो विद इन 1 मतलब 2-3 डेज विल एंड दिस सीरीज। ठीक है, बस थोड़ा सा इकोलॉजी पढ़ लेना, प्रिपेयर्ड रखना, जिससे बस कोई सेशन अटेंड किया मैम का और तुम्हारा वो पक्का हो जाए। एकदम लास्ट टाइम आ गया है, इस समय एंजाइटी बढ़ जाती है, टेंशन ले लेते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, इतनी टेंशन ले लेते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। हालांकि सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम इस बात को समझोगे नहीं अपने दिमाग में कि यार अननेसेसरी की टेंशन लेने से हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, बल्कि हम जो जितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उससे भी दूर हो जाएंगे। तो इतनी मेच्योरिटी थोड़ी सी अपने अंदर सोचो, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो तो जिनके भी तुम कांटेक्ट में हो, टीचर्स, पेरेंट्स, उन सबसे बात करो, वो तुम्हें समझाएंगे कि इस समय तुम्हारे लिए क्या सही है। उन लोगों से मत बात करना जिनसे टेंशन आती है। ऐसे कोई फ्रेंड जो कहे हाँ यार मेरा तो इतना स्कोर चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, उनसे आप बिल्कुल दूरी बना लो। लास्ट के 1 वीक तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे पेरेंट्स, बस इन्हीं के साथ तुम्हें रहना है। ठीक है, एंड अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। हमेशा मन में एक बात रखो जो मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी होगा, तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। आगे एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड के थ्रू मिले, चाहे वो किसी और फील्ड के थ्रू, बस वो है तुम्हारे लिए, वहाँ तक तुम्हें पहुँचना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इकोलॉजी के साथ। गुड बाय।